बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान क्लब पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से हम एक और पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं और आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मोहतरम फ़ज़ल इलाही वान साहब। हम आपको अपनी पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। पहले तो सबसे पहले जब हम अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं तो अपने गेस्ट का तारुफ पूछते हैं डिटेल में कि पैदाइश से लेके अब तक कहाँ रहे, क्या पढ़ा, क्या क्या डिग्रीज़ हैं, क्या आपके रुझानात हैं, जो भी आप अपने बारे में तारुफ में जो जो बातें बताने में कंफर्टेबल हैं, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को वो बताएं और उसके बाद इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज़। शुक्रिया जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम फ़ज़ल इलाही है, फ़ज़ल इलाही अमान, और मैं भेरा से मेरा रहायशी ताल्लुक़ है। आजकल मैं सरगोदा शहर में रहता हूँ। मेरी इब्तदाई तालीम भी भेरा से ही है। डिग्री कॉलेज भलवाल से फिर मैंने कुछ पढ़ा, फिर मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने MSc इकनॉमिक्स की, फिर मैंने MPhil किया NCBA लाहौर से, और मीनवाइल मैंने लॉ किया, और उसके बाद फिर मैंने PhD की बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से। अच्छा। और आजकल मैं ट्रेनिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ और साथ में अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी करता हूँ। इधर सरगोदा बार का मेंबर हूँ, मैं हाई कोर्ट बार का भी मेंबर हूँ, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो ये मेरा मुकम्मल था। अच्छा, ये जो आपने ये मुख्तलिफ डिग्रीज़ लेने का जो सिलसिला रहा है आपका, तो इस हवाले से आपकी क्या सोच थी? मतलब एक तो PhD करना तो चलें, ये तो आपकी फ़ील्ड का भी तकाज़ा है, आपके काम का भी तकाज़ा है, लेकिन ये आप मैं समझ रहा हूँ कि मुख्तलिफ शोबा वकालत भी और उस साइड पर भी, इसकी क्या वजह रही? असल में ये एक ही शोबा है, यानी इस अच्छा। एतबार से एक ही शोबा है कि इन दोनों में जो आप जो बंदा वोकल होता है, जिसको बात करने का उसका दिल होता है, या उसकी पर्सनैलिटी टाइप जो है वो इस तरह की होती है कि उसने अपना रिस्क भी और अपना कैरियर भी बात करने में तलाश करना है। तो ये दोनों शोबे असल में वही हैं, यानी जो मैंने PhD की जिस एतबार से, वो भी ट्रेनिंग का शोबा है, या असातिज़ा को जो है वो ट्रेन करने का और स्कूलों को कंसल्ट करने का, और वकालत भी वही शोबा है। फिर दूसरा ये है कि मेरे वालिद साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं PhD करूं, और वालिद साहब की एक ख्वाहिश ये थी कि उनके कोई एक बेटा जो है वो लॉ करे। तो वो फिर दोनों काम मैंने कर दिए ताकि दोनों चीज़ें पूरी हो जाए। सही है, सही। चलें, अच्छा आपने बात की कि बात करने का मेरा मिजाज भी है, शौक़ भी है। अच्छा, आजकल एक बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि आजकल हर बंदा स्पीकर हो गया, आजकल हर बंदा बात करने लग पड़ा है। जिसका दिल करता है वो पॉडकास्ट के माइक ख़रीद लेता है और वो जो है वो किसी न किसी इशू पर बात करना शुरू कर देता है। और मैंने भी पर्सनली इस चीज़ को महसूस किया है कि ये दौर कम्युनिकेशन का है, वोकल हो गए हैं बहुत लोग जाना, हर इशू पे बात कर रहे हैं, हर बंदे का चैनल है। और इसमें मुझे ये चीज़ महसूस हुई है कि जब हर बंदा ही बात कर रहा है तो लोग भी बहुत ज़्यादा ना सुनने के आदी हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का सुन लेते हैं। तो इस दौर में यहाँ पर हर बंदा कोई ना कोई बात कर रहा है और बड़ी बड़ी गहरी बातें कर रहा है। आपका क्या ख्याल है कि ये कोई अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है? इसको हम किस अंदाज से देंगे? डिस्कशन का स्टार्ट होना तो एक पॉजिटिव चीज़ है बहरहाल। और सोशल मीडिया ने ये किया कि लोग पहले जो बातें चौक चौराहे में बैठ के या अपनी बैठक में बैठ के करते थे, अब वही वो कैमरा सामने लगा लेते हैं या मोबाइल सामने कर लेते हैं और वो सारी दुनिया को सुना देते हैं। तो उससे एक तो आपने भी ये देखा कि खुद इस सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लोग करते हैं और बड़ी पॉजिटिव भी बातें जो है वो नज़र आई हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो सिर्फ इस बात को देख के कि शायद हम कोई बात करेंगे तो उसके नतीजे में हम कोई इन्फ्लुएंसर हो जाएंगे और हम को मशहूर हो जाएंगे, वो भी लोग करते हैं बहरहाल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर ये बात है कि या तो आपका कोई ऐसा नज़रिया हो, जिस नज़रिए के आप प्रचार करने वाले हैं, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, आप उसके लिए बात करते हैं, उसके लिए मिसालें ढूंढ के लाते हैं, दलीलें ढूंढ के लाते हैं, कन्विंस करते हैं, लोगों को अपनी बात पहुंचाते हैं। या ये है कि आप कोई कामयाब हैं किसी फील्ड में और आप अपनी सक्सेस स्टोरी अपने जो यंगस्टर हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, या ये इवन एज फेलोज़ के साथ शेयर करना चाहते हैं कि भाई मैंने ये काम किया और मैं यहाँ तक पहुँचा, इन मुश्किलात से गुजरा, और इन मुश्किलात से बंदा गुजरे तो फिर इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो आप उस बारे में गाइड करते हैं। या कोई आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि जो सोसाइटी के लिए बड़ी फ़ायदा मंद हो सकती है, लोगों की ज़िंदगियों में उसके नतीजे में कोई आसानी आ सकती है, या लोग अपने कैरियर की सिलेक्शन में कुछ उससे मदद ले सकते हैं, तो ज़रूर बात करनी चाहिए। बाकी दुनिया में बातें तो बहुत हैं करने वाली, हर पहलू से ही एक बात की जा सकती है। तो मैं इसको मजमूई तौर पे तो पॉजिटिव समझता हूँ। फिर यह है कि सोशल मीडिया का चूँकि एक ये बेलगाम घोड़ा है, इसके ऊपर इस वक्त तक कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे यहाँ भी क्या होगी। तो उसका नुकसान ये भी हुआ है कि लोग वो बातें भी कर देते हैं कि जो नहीं करने वाली होती, जो डिस्कशन में नहीं आनी चाहिए बातें, वो बातें भी होना शुरू हो गई हैं। लेकिन बहरहाल इसका इलाज यही है, आप कोई डिस्कशन करेंगे, आर्ग्यूमेंट देंगे, लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे, उसके नतीजे में चीज़ें रिफाइन होकर बेहतर होकर सामने आएंगी। तो डिस्कशन तो होगी, ये अब सूरत हाल भी ऐसे ही है, तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, वैसे कुरान क्लब के प्लेटफॉर्म से भी हमारा काम नौजवानों की तरबियत का है, नौजवानों को ट्रेन करने का है। आपके ख्याल में आपका भी नौजवानों से बड़ा इंटरेक्शन रहा है, आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के शो में भी जाकर नौजवानों से इंटरेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी आप रहे हैं। आपके ख्याल में जो हमारी इस टाइम की यूथ है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, वो है लॉजिक। आप इसको कोई इलॉजिकल बात नहीं समझा सकते। आप कोई इलॉजिकल बात करेंगे आपको गिरबान से पकड़ लेंगे। ये इसका प्रॉब्लम भी है, इसलिए कि बहुत सारी दुनिया में बातें ऐसी हैं जिनकी लॉजिक बज़ाहिर कोई नहीं है। यानी हमारे वालिदैन के बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो वो काम अपने तौर पे करते थे, उनके पास उसकी लॉजिक नहीं है, लेकिन वो करते थे और उसका फ़ायदा भी उन्हें होता था। अच्छा, इसके अलावा हमारे खुद दीन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक ले मैन को समझ नहीं आती जब तक कि वो थोड़ी गहराई में जाके कुरान और हदीस का मुताला न करे। अगरचे हर चीज़ में लॉजिक तो मौजूद है, लेकिन जब तक इस बंदे को, इस नौजवान को लॉजिक की समझ नहीं आती, ये आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये इसका मसला भी है और ये इसकी स्ट्रेंथ भी है। उन लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जिनको बात लॉजिक से करना आता है। वो अगर कोई लॉजिक पेश करेंगे तो भले वो नौजवान उनसे कितना ही डिस्टेंट हो या वो कितना ही उनसे दूर बैठा हो या कितना ही उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया हो, अगर उनकी बात में लॉजिक है तो नौजवान उस बात को मान लेता है। ये इसका मसला भी है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, नौजवान की जब भी बात होगी तो आज का जो नौजवान है बज़ाहिर हमें ये लगता है कि इस मुल्क से बड़ा मायूस है। बड़ी तादाद में लोग मुल्क बिलखसूस नौजवान छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जो मायूसी की एक फ़िज़ा पिछले कुछ अरसे में या पिछले कुछ सालों में बड़ी तेज़ी से हमारे मुल्क में फैली है, आपके ख्याल में ये जो मुल्क छोड़ने वाला एलिमेंट है ये भी, और वैसे ओवरऑल नौजवानों का जो म्यूजिक का सूरत है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये वैसे बड़ा प्रॉब्लम है। ब्रेन ड्रेन जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम है। पिछले 2-3 सालों में जो गैर यकीनी की कैफियत रही है ना, इसने नौजवानों को मुल्क से मायूस किया। एक बात तो वैसे ही हमारे यहाँ विजन सेट होना या कोई किसी मकसद का ज़िंदगी में होना, वैसे ही उसका कोई रवाज नहीं है मजमूई तौर पे। यानी आप किसी भी तालिब इल्म को, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को आप पूछें, यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है कि हायर ग्रेड है, बाकी स्कूल कॉलेज वाले तो नीचे रह गए बच्चे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी आप पूछें तो उसकी भी ज़िंदगी का कोई ऐसा मकसद नहीं है सिवाय उसके कैरियर का। एक वो है कि मैं ये कैरियर पाथ है मेरा, यहाँ तक पहुँचना है, इसके बाद जॉब करनी है या कोई बिजनेस करना है, इस तरह से। अदरवाइज सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होने का या इंसानियत के लेवल पे किसी को फ़ायदा पहुंचाने का उसका कोई मकसद नहीं है इस तरह का। या इवन अपनी ज़िंदगी को इस तरह से संवारने का कि खुद उसकी ज़िंदगी एक सेहतमंद इंसान के तौर पे, एक अच्छे इंसान के तौर पे गुजरे, जो सोसाइटी के लिए एक कानून पसंद शहरी हो, या कोई एक यानी एक जैसे हम कहते हैं ना कि इस तरह की समरी हुई लाइफ हो कि अपने आसपास के सारे लोग उस पैटर्न में ढलना चाहे कि भाई ये इतनी अच्छी और खूबसूरत लाइफ बंदा ये गुजार रहा है। तो उसके लिए 2-4 चीज़ें ही हैं, पैसे हैं, गाड़ी है, घर है, अच्छी जगह शादी है, ये 2-4 चीज़ें। अच्छा, ये जब चीज़ें उसको पाकिस्तान में हासिल होती नज़र नहीं आती तो उसको लगता है कि कहीं और जाना चाहिए, और उसके लिए फिर वो ज़ाहिर मुल्क से बाहर का इंतखाब करता है। इसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है, कि जिसमें लोग इस गैर यकीनी कैफियत के शिकार होते हैं कि पता नहीं मुल्क में होगा क्या, आने वाले दिनों में क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज किधर जाएगी, मईशत किधर जाएगी, IMF का ये दबाव है, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स हैं वो आ जा रही हैं, कोई पता नहीं आज गवर्नमेंट है कल नहीं है, जो हमारे रुपये का यानी पाकिस्तानी करेंसी का जो एक डिवेल्यूएशन है वो मुसलसल इस तरह से हो रही है। तो इस सूरत हाल में लोग ये देखते हैं कि भाई गैर यकीनी के कैफियत में हम अगर कुछ कर भी लेंगे, कोई बिज़नेस करेंगे तो पता नहीं वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पाकिस्तान में बिज़नेस करना मुश्किल है, जॉब मिलती नहीं है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, जो सरकारी हैं उनको भी ख़त्म कर रहे हैं, उनकी पेंशन ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सारी कैफियत मिल के उसको जब वो तैयार करती हैं कि यहाँ से निकलो। और ये इतनी नेचुरल बात है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब काबे की तामीर कर रहे थे, आप इस बात को मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, तो उन्होंने अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी उसमें पहली दुआ ये थी कि इस शहर को पुरअमन बना, यहाँ पे अमन व अमान इस शहर का मुकद्दर बना, और उसके बाद इसकी मईशत को भी ठीक कर दे। तो इसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस है कि पहले स्टेबिलिटी आती है फिर मईशत ठीक होती है। तो हमारे यहाँ डिस्टेबिलिटी जो है इसके नतीजे में एक ब्रेन ड्रेन है, और बड़ी तादाद में फिर दुनिया को तो वैसे ही चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि बर्थ रेट अच्छा है, बाकी दुनिया में बर्थ रेट नॉर्मल है या बाज़ औक़ात माइनस में भी है, तो उनको अच्छा ब्रेन चाहिए दुनिया को। हमारे यहाँ कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें हमारे जो लोग प्रोफेशनल हैं वो दुनिया को उन्होंने बहुत अच्छा वो कम्पीट करते हैं, और हमारी स्टडीज़ यानी वो कॉलेजेस बहुत अच्छा, मिसाल के तौर पे मेडिकल कॉलेजेस है, पाकिस्तान का मेडिकल डॉक्टर जो है वो दुनिया के बहुत सारे और बेशतर ममालिक से अच्छा मेडिकल डॉक्टर होता है, MBBS डॉक्टर। तो वो कहीं पे भी जाएगा तो हाथों हाथ लिया जाएगा। हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा काम करवाती हैं। अभी और इस तरह की यानी जैसे नस्ट है उसके अंदर इस तरह के डिसिप्लिन है
कि जो अभी यानी दुनिया में उस तरह पॉपुलर नहीं है, तो हमारे लोग वैसे ही ज़ानत के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल में नौजवानों को बाहर जाने पे मोटिवेट करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी आपका मुल्क तो आपकी माँ है और आप मुश्किल वक्त अपनी माँ को छोड़ रहे हो और ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी? इसमें बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ना तो मुल्क माँ है और ना ही बाहर जाना कोई जो है ना वो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप जहाँ पे रहते हैं फितरी तौर पे आपको उससे मोहब्बत होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी मक्का जो था उससे मोहब्बत थी। हजूर ने उसका सबूत किया है कि हजूर जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके जा रहे थे, मक्का से हिजरत कर रहे थे, तो जब बिल्कुल मक्का से ऐसे पहुँचे कि वो नज़रों से ओझल होने वाला था, तो मुड़ के देखा मक्का की तरफ और कहा कि मक्का मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारे जो बासी हैं वो मुझे यहाँ रहने नहीं देते। तो यानी अब जहाँ पे आप पैदा होते हैं रहते हैं उससे मोहब्बत तो होती है, लेकिन हिजरत भी फिर इस्लाम का एक जो है वो वसफ़ है। और हम देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें उन्होंने इस बात की मुख्तलिफ लोगों को हिदायत दी कि अगर किसी एक जगह आपके रिज़्क़ का वसीला नहीं बन रहा तो वहाँ से निकलें, किसी और जगह जाएं। अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, आपकी सलाहियतें अगर किसी एक जगह उनका सही आपको रिवार्ड नहीं मिल रहा तो किसी और जगह जाकर अपनी सलाहियतें लगाएं। अच्छा, आपने विजन की बात की, अभी नौजवानों की बात करते हुए मुझे भी बजाती तो लगता है कि हमारे नौजवान की ज़िंदगी में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई समत नहीं है, कोई मकसद नहीं है। ट्रेनर लोग विजन और मिशन ये दो लफ्ज़ बड़ा बोलते हैं, इस हवाले से हमें कुछ गाइड करें। एक तो ये है क्या, और विजन सेटिंग जो है आप इसको किस तरह, इसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं? वैसे जनरली जो है ना वो ये सारे अल्फाज जो है ना वो सिनोनिम है, एक दूसरे के मुतरादिफात हैं ये सारे। विजन हो, मिशन हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, गोल्स हो, ये सारे इंटरचेंजेबली बोले जाते हैं। लेकिन जब टेक्निकलिटीज़ में हम जाएं तो इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। अच्छा। यानी विजन ये है कि आप क्या करना चाहते हैं और मिशन ये है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो इस तरह के छोटे, फिर उस मिशन को आप जब छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में काटते हैं तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, फिर आप उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो गोल्स बन जाते हैं। इस तरह की वो छोटी छोटी इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए वो गोल, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन वो सब कुछ वही है। असलन इसकी जो ज़रूरत है ना वो ये है, जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए, वो ये है कि आपका जब तक कोई लाइफ में गोल नहीं होता आप उसको परसू ही नहीं कर सकते। इस मिसाल को हम ऐसे समझें कि कोई आपका दोस्त कहीं गली में जाते हुए आपको मिले और आप उससे पूछें कि कहाँ जा रहे हो, और वो कहे कि पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, तो आप उसे थोड़ी देर पकड़ लेंगे कि भाई खैर है, घर में कोई मसला तो नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस वक्त हमारी मजमूई तौर पे जो यूथ है उसको आप पूछें कि कहाँ जाना है ज़िंदगी में, तो उसको खुद नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है। अच्छा, अच्छी जगह जाना है या बुरी जगह जाना है ये सवाल बाद का है, लेकिन कहीं जाने का हो तो सही। मिसाल के तौर पर वो ये सोचे कि भाई मैंने पैसे ही कमाने हैं, ज़िंदगी में यही मकसद है कि मैंने बहुत पैसे कमाने हैं। अच्छा, पैसे कमाने के वाले से भी उसको ये काउंसल करने की ज़रूरत है कि भाई पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने से आप कितने पैसे कमाने हैं, वो किस ज़रिए से कमाने हैं, कैसे कमाने हैं। मतलब आपका ये विजन है कि पैसे कमाने हैं तो उसके पीछे आपके पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना। और फिर अगर आप यही सोच लें, इसी पैसे कमाने को आप ठीक कालब में डाल लें कि मैंने मुसलमानों की एक मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी बनानी है, मिसाल के तौर पे जो मीडिया में दुनिया को कम्पीट करे, मिसाल के तौर पे जो हमारी हाउस होल्ड्स की चीज़ें हैं उनमें दुनिया को वो कम्पीट करे, और मैं इस तरह की और इस क्वालिटी की चीज़ बनाऊंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों के ज़हन में इस तरह की कोई बात सिरे से मौजूद ही नहीं है कि मैंने इसके बाद करना क्या है। छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो हसरत बन जाती हैं। वक्त के साथ साथ बंदा पेसिमिस्टिक हो जाता है, और वो बंदा जो बड़ा बासलाहियत होता है सोसाइटी के लिए वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अच्छा, नौजवानों की बात होगी तो ज़ाहिर है हमारे तलीमी इदारों, यूनिवर्सिटीज़ की भी बात होगी। बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं, वैसे भी ये बात होना शुरू हो गई है कि डिग्रियों का ना कोई फ़ायदा नहीं है। डिग्रियां जो हैं वो एक अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ा रही हैं। एक बड़ी तादाद में लोग जो है बेरोज़गार हैं। जिसने सबसे हाईएस्ट डिग्री भी की हुई है उसको भी समझ नहीं आ रही। आजकल तो इवन डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही, जो किसी दौर में समझा जाता था कि जो डॉक्टरी में चला गया वो तो भाई बहुत आगे निकले। आजकल डॉक्टर्स को भी तो बहुत सारे अब तो सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ लोग मशहूर हो चुके हैं कि जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटियों की कोई ज़रूरत नहीं है, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, स्किल पे काम करें, कोई ना कोई जॉब शुरू करें, कोई फ़न सीखें। अच्छा, इसमें अफरात तफरीद का शिकार है, लोग पीक्स पे चले गए हैं। तो आपके ख्याल में यूनिवर्सिटियों की वाकई कोई ज़रूरत नहीं है, डिग्रियों की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये जो फ़न और स्किल की बड़ी बात की जा रही है, क्योंकि लोग देखते हैं कि मैंने PhD कर ली है और मेरे साथ वाला मैट्रिक पास है और उसका यूट्यूब चैनल है और वो करोड़ों कमा रहा है, तो फिर बात तो फिर ज़हन में आती। अच्छा, एक तो आपके सवाल का ना मैं फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जो है कि आपने बात कही ना अफराद और तफरीत वाली, हर मामले में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने हमें एतदाल का हुक्म दिया। कुछ भी हो आप एतदाल के रास्ते में रहें।
तो ये तो हमें ज़िंदगी में अपना असूल बना, जैसे ज़िंदगी को कुछ असूल होते हैं ना, तो एक असूल बना लेना चाहिए कि मैंने किसी मामले में भी अफराद का या तफरीद का शिकार नहीं होना, हमेशा एतदाल में रहना है। बात भी करनी है तब भी, ताल्लुकात रखने हैं तब भी, खाना पीना है तब भी, कहीं आना जाना है तब भी, पैसे खर्च करने हैं कमाने हैं तब भी, हर सूरत में एतदाल। तो इससे हम जो है ना वो बहुत सारी खराबियों से बच जाएंगे। एक तो मैंने ये फ़ायदा उठाया आपके सवाल का। दूसरा, इस मामले में भी हम देखें तो ये जो लोग कहते हैं ना कि डिग्रियों की ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है। उसमें क्यों वो कहते हैं, उसकी वजह ये है कि डिग्रियों में सिर्फ जो है वो हमारे जो यानी थिंकिंग के या हमारे विजडम के जो है ना स्टेप्स, उनमें से सिर्फ पहला स्टेप पढ़ाया जाता है जिसे हम नॉलेज कहते हैं, डाटा, कुछ मालूमात दे दी जाती हैं। उन मालूमात की कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की जाती, उस अंडरस्टैंडिंग की कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं है, उसके नतीजे में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। तो इसलिए वो सारे समझते हैं कि ये चूंकि जस्ट क्रैमिंग है, जस्ट मेमोराइजेशन है, तो भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ज़रूरत इस एतबार से है कि आप इसको चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं कि जिन्होंने उस नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग में डेवलप किया और उस अंडरस्टैंडिंग को एप्लीकेशन की तरफ लेके गए, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो दौरान तालीम बहुत अच्छी और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो उनको रिक्रूट कर लेती हैं। अच्छा। हाँ, इस तरह के पाकिस्तान में है इदारे। और उसको उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया कि हमारे पास एकेडमिक्स हैं, रिसर्च है, हमारे पास लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, तो जो मार्केट है, जो बिजनेसमैन है, उसको बुलाया, उसको और असातिज़ा को इकट्ठा बिठा दिया। उन्हें कहा कि आपस में डिस्कशन करो, असातिज़ा इनसे पूछें कि भाई आपको किस तरह का बंदा चाहिए जो हम तैयार करके आपको दें। इसलिए कि वो जब बाज़-औक़ात ऐसे होता है, मैं खुद सैकड़ों दफ़ा इसमें इंटरव्यूज़ में बैठा हूँ, तो बाज़-औक़ात हम MSc IT से पूछे ना कि वर्ड को PDF में कैसे कन्वर्ट करता है, तो उसको ये प्रैक्टिकल बात नहीं आती, लेकिन उसको अपनी किताबों का पूछ लें, उसको अपनी जो चीज़ें हैं यानी जो उसने याद की हैं उसका पूछ लें, तो वो उसको फर याद होंगी। तो लोग इसलिए कहते हैं कि डिग्रियों की तरफ नहीं आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो ये है कि भाई आप अनपढ़ रह जाएं, तो अनपढ़ रहने वाले जो हैं उनका जो स्टांस हो सकता है, उसमें जो इलॉजिकल बात हो सकती है वो ये है कि पढ़ाई सिर्फ आपने पैसे कमाने के लिए तो नहीं करनी। पढ़ाई तो बुनियादी तौर पे आपको शऊर की मनाजिल तय करवाती है। आप सोचना समझना शुरू करते हैं, आपको लॉजिक देना आता है, आपको बात करनी आती है, आपको लोगों से मिलना आता है, उठने बैठने की तमीज़ आती है। इनमें से कुछ चीज़ें हमारे निज़ाम तालीम में मिसिंग हैं, लेकिन तालीम है तो बुनियादी तौर पे इसीलिए ना, जब कभी कोई ठीक करना चाहेगा इसको तो वो ठीक कर देगा, जैसे कुछ लोगों ने ठीक किया भी है। तो इसलिए इन दोनों इंतहाओं के दरमियान बात है कि यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को इस बात पे मजबूर करना चाहिए, या मजबूर की बजाय अगर मैं कहूँ कि कन्विंस करना चाहिए कि आप अपने जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं उनमें कुछ तब्दीलियाँ लेकर आएँ, आप अपने जो निसाब है उसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें शामिल करें। और दूसरी तरफ हमें जो लोग हैं हमारे यानी डिग्री की अहमियत को कम समझने वाले, उनको ये कन्विंस करना चाहिए कि भाई डिग्री आपके लिए बुनियादी तौर पे दरवाजे खोलती है। डिग्री को ये नहीं है कि भाई किसी ने, और मैंने ऐसे देखा कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी बाज़-औक़ात सिर्फ हमें MBA चाहिए और वहाँ पे PhD बंदा भी इंटरव्यू देने के लिए आया है। अच्छा। तो उस बंदे की भी खराबी है कि उस बंदे ने सारी ज़िंदगी एकेडमिक्स में लगा दी है। डिग्री जस्ट दरवाज़ा खोलती है, आगे आपकी सलाहियत का काम है, लेकिन बहरहाल डिग्री दरवाज़ा खोलती है। अगर आपके पास सलाहियत है और डिग्री आपके पास नहीं है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, आप अंदर जाके क्या कर सकते? आप दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा, अंदर जाके करना तो कुछ बात की बात है। सो डिग्री दरवाज़ा खोलती है, काम बहरहाल सलाहियत ही करती है। तो इसलिए इन दोनों इंतहाओं के दरमियान बात है। कुछ चीज़ें हम रिकमेंड कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को और कुछ चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं हम यूथ को। मिसाल के तौर पर, बात लंबी ना हो जाए, एक बात हम उन्हें रिकमेंड करते हैं, मैं सारे स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ जो मेरे पास पढ़ के जाते हैं या जो मेरे मुझसे कोई मशवरा लेते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि जब आप डिग्री कर लेना तो जॉब तलाश न करें, आप काम तलाश करें और अपनी फील्ड की सबसे अच्छी कंपनी के पास जाएं। उन्हें कहें कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए फिलवक्त, मैं 6 महीने साल काम करना चाहता हूँ आपके पास। और आप अगर वहाँ पे काम ठीक आपने कर लिया, और मैं ये बिल्कुल रिकमेंड, मिसाल के तौर पे अगर कोई सरगोदा में पढ़ाना चाहता है तो उसे चाहिए कि सरगोदा के टॉप का जो एजुकेशन का इदारा है वहाँ पे जाए, उन्हें कहें मैं फ्री ऑफ कास्ट आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे काम सिखाएं, मैं फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ। आप 1 साल 1.5 साल वहाँ पे लगा लें, वो आपका जो तजर्बा है ना वो आपके लिए बेशुमार दरवाजे खोल देगा। आप जलील ख्वार हो जाएंगे, 6 साल तजर्बे के लिए धक्के खाते रहेंगे छोटे छोटे इदारों में और गली महल्ले के जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में,
लेकिन आप वो 1 साल अगर लगा लें तो वो आपकी वर्थ बढ़ा देगा, आपकी सलाहियत को पॉलिश कर देगा, और वो पीछे जितनी डेफिशिएंसी है ना यूनिवर्सिटी की उसको वो कवर कर देगा। अच्छा, आपने सलाहियत अगर आप में है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, सलाहियतों को पॉलिश करना भी कहीं ना कहीं स्कूल्स का, कॉलेजेस का, तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है। हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं इस टाइम, क्या हमारे नौजवान जिस तरह तालीम शऊर देती है, शख्सियत साजी करती है, क्या ये सारी जो शख्सियत साजी के मराइल हैं हमारी यूनिवर्सिटियाँ ये चीज़ें कर पा रही हैं? मतलब एक तालिब इल्म को पूरी तरह डेवलप करने का, या हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है और इसमें कहाँ कहाँ कमी है? मजमूई तौर पे तो इसका जवाब ना ही हो सकता है। ठीक है। और उसकी वजह यानी जैसे हम देखते हैं ना कि कोई फाइनल प्रोडक्ट है वो अगर डिफेक्टिव है हमारे सामने आती है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि पीछे प्रोसेस ख़राब है। तो जो प्रोडक्ट इस वक्त यूनिवर्सिटी से निकल के हमारे सामने आ रही है ना, ये तो डिफेक्टिव है मजमूई तौर। हम खुद इन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़ के तो हमने कभी कुछ ऐसी बात नहीं सीखी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मेरे पूरे इस तालीमी कैरियर के अंदर मैंने PhD की, यानी हाईएस्ट डिग्री होती है, इस पूरे तालीमी कैरियर के अंदर एक दिन मुझे किसी उस्ताद ने बिठा के ये नहीं बताया कि उस्ताद का मकाम क्या होता है। एक दिन मुझे किसी ने नहीं बिठा के बताया कि असल सच्चाई का इल्म कहाँ पे मौजूद है। एक दिन नहीं किसी ने बताया कि वालिदैन के लिए आपके फ़राइज़ क्या हैं, एक अच्छे शहरी के लिए आपके फ़राइज़ क्या हैं। एक दिन नहीं किसी ने बताया कि खाना आपने कैसे खाना है। मतलब बिल्कुल छोटी छोटी वो आदाब भी या वो बड़ी बड़ी बातें, यानी हमने विजन मकसद ये तो दूर की बात है ना कि कोई किसी का सेट करे। इस पूरे तालीमी अरसे में हाँ मुझे उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, मुझे उन्होंने इकोनॉमिक्स के सारे आगे जितने उसके सब सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पढ़ाए हैं। मैंने बिज़नेस पढ़ा है तो बिज़नेस की सारे डायमेंशन पढ़ लिए, इंटरनेशनल से लेकर नेशनल तक सारे पढ़ लिए। लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया आज तक कि ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई कुरान मजीद की एक आयत रोज़ पढ़ लो और तर्जुमे से पढ़ लो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि छोटे बहन भाइयों के लिए तुम्हारी जिम्मेदारियाँ क्या हो सकती हैं, तुम सोसाइटी में जा रहे हो तो तुम कैसे कारआमद आदमी बन सकते हो। तो ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। जिस तालिब इल्म से आप पूछें ऐसे ही होगा। और जिस टीचर से आप पूछेंगे कि भाई आपने आज तक कितने लोगों को पढ़ाया 10 साल में, वो हज़ारों की तादाद कहेगा। और अगर आप उसे ये कहें कि किसी एक तालिब इल्म को बिठा के आपने उसे आदाब के मुतल्लिक, ज़िंदगी गुजारने का कुछ सलीका सिखाने के मुतल्लिक, ज़िंदगी के मकसद के मुतल्लिक, उसकी ज़िम्मेदारियों के मुतल्लिक, एक अच्छे शहरी के मुतल्लिक, या कुछ स्टैंडर्ड्स या असूल ज़िंदगी में बनाने के मुतल्लिक गाइड किया, काउंसल किया, तो इल्ला माशाल्लाह होंगे, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन इल्ला माशाल्लाह किसी ने ऐसा किया। तो उसी की वजह से हम देखते हैं कि वही तालिब इल्म जो बहुत अच्छे ग्रेड लेके यूनिवर्सिटी से फारिग होता है वही वालिदैन का नाफरमान बन रहा होता है, वही असातिज़ा की बेइज्जती करने वाला बन रहा होता है, वही यानी कॉन्फिडेंस के नाम के ऊपर वो जो है वो बदतमीज़ हो रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम है, इसको टैकल करना चाहिए। ये प्रोसेस में प्रॉब्लम है, और प्रोसेस जो लोग चलाते हैं ज़ाहिर है फिर उन्हीं के डिफेक्ट है कि उनको या बात की समझ नहीं है, और अगर समझ है तो कर नहीं सकते, और अगर नहीं कर सकते तो उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ये कैसे। अच्छा, वैसे हम भी नौजवानों की तरबियत से हमारा जो काम है वो इसी नौयत का है। मॉरल ट्रेनिंग का आपने ये बात की कि फुकदान है हमारे तलीमी इदारों के अंदर। अच्छा, अगर इसको हम दूसरी तरीके से लें कि मॉरल ट्रेनिंग का ना सिर्फ फुकदान है बल्कि इखलाक ख़राब करने का भी एक ज़रिया हमारे तलीमी इदारे बन रहे हैं। मजबूरी तौर पर हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, अब तो इन पर बहुत ज़्यादा बात भी होना शुरू हो गई है कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी ले लें और बिलखसूस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी माहौल जो है बिल्कुल और तरफ जा रहा है। तो तलीमी इदारों की आप क्या समझते हैं? क्योंकि अक्सर जब लोगों को ये कहा जाए ना कि इखलाक की बात की, मॉरल ट्रेनिंग की बात की, जब वो कहते हैं कि भाई हमारा काम है हमारा सब्जेक्ट पढ़ाना, ये हमारा काम है, ये बड़ा इसका एक जवाब दिया जाता है कि हम कोई मॉरल पुलिसिंग के लिए तो यहाँ आए नहीं है। यही बात फिल्म और ड्रामा वाले करते हैं कि भाई आप, हमारा काम है मुआशरा और सोसाइटी को आपके सामने रखना, हमारा काम मॉरल पुलिसिंग नहीं है। तो ये तलीमी इदारे शायद इखलाक ख़राब करने का भी बाइस बन रहे हैं। तालीमी इदारों की इस हवाले से क्या जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटी के क्या क्या करने के काम हो सकते हैं और उसे क्या क्या प्लेटफॉर्म देना चाहिए इखलाकी तरबियत के हवाले से नौजवानों को? अच्छा, एक तो जो उस्ताद ये बात कर रहे हैं ना कि मेरा काम अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है, असूली और कानूनी तौर पे वो बात ये गलत कर रहा है। अच्छा। इखलाकी तौर पे मैं नहीं कह रहा, कानूनी तौर पे वो भी ये बात गलत कर रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान की रियासत ने जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन तय किए हैं ना वो 6 हैं। उनमें से पहला ये है कि हम पाकिस्तानियों को तालीम देंगे ताकि वो सच्चाई और इल्म के तालिब बने, और इस सच्चाई और इल्म के तालिब के तौर पे वो दुनिया को एक्सप्लोर करें, ताकि वो तख्लीकी और तामीरी सलाहियतों के हामिल बने, ताकि वो साबिर और हमदर्द बने, ताकि वो मुनज़्ज़म, मुस्बत और मोतदिल बने। ये पाकिस्तान की एजुकेशन की पॉलिसी के कानूनी जो डॉक्यूमेंट है, करिकुलम डॉक्यूमेंट, उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के तौर पे दर्ज है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला, स्टैट पढ़ाने वाला, बिजनेस पढ़ाने वाला या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाने वाला टीचर ये कहे कि मैं सिर्फ ये पढ़ाऊंगा? भाई आपकी बुनियाद में ये है कि आप उसे सच्चाई और इल्म का तालिब बनाएंगे।
उसकी अखलाकी तरबियत करना, उसे मुनज़्ज़म मुस्बत बनाना, उसे साबिर बनाना, उसे हमदर्द बनाना, उसे अच्छी गुफ्तगू करने वाला बनाना, ये आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, ये सारी चीज़ें उसके लिए बतौर टूल इस्तेमाल होती हैं। ये बतौर हम टूल जो है वो कभी भी फी नफ्स से ही वो मकसूद तो नहीं हो सकता। मकसूद तो वो मकसद है जिसके लिए ये सारे टूल वज़ा हुए हैं। तो इसलिए कानूनी तौर पर एक तो वो बात ये गलत कह रहा है। दूसरी बात ये है कि जिन चीज़ों को वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं कर सकते, वो बिल्कुल उसके उलट तो कर रहे होते हैं और उसमें उनकी कोई लॉजिक नहीं होती। मिसाल के तौर पे अभी 2 दिन पहले मेरे इल्म में आया कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने मिल के जो है वो फ़लस्तीन के लिए एक वॉक की है और यूनिवर्सिटी के DSA साहब ने और यूनिवर्सिटी के दीगर लोगों की मौजूदगी में उन्होंने गार्ड से उनके ऊपर तशद्दुद करवाया। और जब ये वाक़या हो रहा था, ठीक 3 घंटे बाद उसी जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है उसी के बिल्कुल साथ वाले डिपार्टमेंट के ग्राउंड में शाम को नाच गाने की महफिल थी और वही असातिज़ा कराम वहाँ बैठे हुए अपनी बेटियों को नाचते हुए और अपने बेटों को गाने गाते हुए देख रहे थे और उस पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हफ्ता पहले कायदा यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेशन हो रही है, पंजाब के तहत जो है मौसीकी का मुकाबला करवाए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ बात समझ आती है कि आप दोनों साइड पर खामोश। हाँ। उस तरफ अगर आप जाएं तो आप उन प्रोग्रामों में मेहमान खसूसी भी हैं, ऐसे प्रोग्राम करवाए भी। अब वो उनको किसने कहा उसका, यानी अगर ये उन्हें नहीं कहा कि भाई आप उन्हें मॉरल पॉलिसिंग उधर नहीं है तो इधर ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए उन्हें किसने कहा है? ये कर लेते हैं, वो नहीं करते। तो असलन ये वो इकबाल ने कहा ना कि था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। तो असल में इनका ज़मीर बदल गया, जो बुरा था वो अब इन्हें अच्छा लगना लग गया। यानी आप ये कायदा में यूनिवर्सिटी वाली भी देखें, हमारी टॉप की यूनिवर्सिटी है, दुनिया की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ह्यूमन राइट्स को लेके कि फ़लस्तीन के अंदर ह्यूमन राइट्स जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, जिनको फॉलो करना चाहते हैं, मिसालें देते हैं। और इधर ये होली मना हम कहते हैं हमें नहीं होली पे एतराज़, आपका एक पर्सनल मैटर है, आप कर रहे हैं उसको। अगरचे पाकिस्तान के अंदर कानूनी तौर पर आप ऐसे नहीं कर सकते। ये कोई कानूनी बहस करेगा तो हम उसे बताएंगे, लॉजिकल बात करेगा तो हम उसे बताएंगे कि आइन जो है वो सबसे सुप्रीम है और आइन के अंदर क्या लिखा हुआ, आप नहीं कर सकते ये। लेकिन आपने ये किया, एटलीस्ट कोई बंदों वाला काम भी कर लें, कोई इंसानियत के लेवल पे भी काम कर लें, कोई मुसलमानियत वाला काम भी कर लें। एटलीस्ट ये तो कहें जहाँ जुल्म हो रहा है उसकी कहें कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए, हम इस जुल्म के खिलाफ हैं। तो वो नहीं करते, इसके लिए थी। और इसमें सिर्फ वो नहीं कसूरवार, ये असलन असातिज़ा कसूरवार है, ये असातिज़ा कसूरवार है। असातिज़ा उनको ये खुली छूट देते हैं, असातिज़ा उनको मोटिवेट करते हैं, असातिज़ा उन्हें कहते हैं कि ये वाले प्रोग्राम होने चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस निज़ाम के, इस बेहयाई के निज़ाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी असातिज़ा कराम है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। यानी बुराई के वो मौके जिनको ये प्रमोट करते हैं, स्टूडेंट्स को तो वो अवेलेबल ही नहीं होते। स्टूडेंट्स तो बस देख देख के उनको जो है वो अपना ज़हनी तौर पे एक उसका शिकार होते रहते हैं बेरा रवी का। असातिज़ा कराम इस निज़ाम के, बेरा रवी के और बेहयाई के इस निज़ाम के, यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा वो इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, इसीलिए वो इसको जारी रखना चाहते हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है मैं खुद अफराद तफरीद का शिकार नहीं होता, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। और हर यूनिवर्सिटी में आप देखें, खुद जाएं, आप थोड़ा सा किसी फैकल्टी मेंबर के पास बैठें, अगर आप उसके साथ अच्छी सलाम दुआ है और उसको ये यकीन हो कि ये बाहर बात नहीं करेगा, वो यूनिवर्सिटी का कच्चा छट्टा खोल के आपके सामने रख देगा और आप हैरान होंगे कि ये आदमी जो इस पोस्ट पे बैठा है, इस कदर गिरा हुआ आदमी है कि वो किसी बच्ची को ये भी कह सकता है। उसके अंदर इतनी खबासत और गलाजत भरी हुई है कि वो जो लोग अपनी, जिसको उसकी बेटी समझ के उसके पास पढ़ने के लिए छोड़ गए हैं, वो उसके मुतालिक भी ये सोच सकता है। और बाहर वो सूटेड बूटेड निकलेंगे, टाई शाई ऐसे लगाई होगी कि दुनिया के महज़ब तरीन आदमी। अच्छा, इस मौजूद पर खुल के बात की जाए तो इन सारी खराफात की बुनियाद जो है वो मखलूत निज़ाम तलीम कह सकते हैं। अच्छा, को एजुकेशन के ऊपर जब बात होती है, अगर अब ये शायद चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जब इसकी मुखाफत में लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसके बेनिफिशरी भी होते हैं, जिस तरह आपने बात की। को एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं इतना मसला नहीं है, आप डिसिप्लिन रखें, आप ये रखें, आप बाउंड करें, जुर्माने रखें, फ़ाइन रखें, सज़ा रखें। यूरोप की मिसालें देते हैं, वहाँ पर भी तो जो है वो सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन कोई किसी को टच नहीं करता, देखता तक नहीं। को एजुकेशन का निज़ाम और इसको ख़त्म किस तरह किया जाए, या इसके ख़िलाफ़ अगर बात हो तो कितनी होनी चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए? कोई अगर आज करेगा भी तो उसे यही लगता है कि ख़त्म तो होना नहीं है। तो को एजुकेशन को हमें कितना मौजू बनाना चाहिए और उस पर कितनी बात करनी चाहिए, अगर कि ये सारे खराफात की बुनियाद है और मामला यहाँ तक पहुँच रहे हैं? एक तो यह है कि जो लोग कहते हैं ना कि बाहर की दुनिया में इस तरह से नहीं है, तो उनकी मालूमात अधूरी हैं। ठीक है, बाहर की दुनिया में ये वाली खराबियां अपनी अरूज पे हैं, नुक्ते अरूज पे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि कोई प्रोफेसर जो है
वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाए, उन्हें इससे कत्तन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ये इशू ही नहीं है। उनके लिए इशू ये है अगर लड़की कहे कि मेरी मर्जी नहीं थी इसमें, बस उन्हें सिर्फ इतना इशू है और उनका कानून हरकत में आएगा। वो उस प्रोफेसर को भी जो है वो उसको जिम्मेदार करार देंगे या उसको निकालेंगे या जो भी सजा देंगे, सिर्फ ये प्रॉब्लम है। अगर वहाँ पे मर्जी से हो रहा है तो उन्हें कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है और वो कहीं पे भी हो रहा है उन्हें उससे कोई मसला नहीं है। तो बाहर के जो लोग पढ़ने जाते हैं, जो बाहर की दुनिया के उनका एक्सपोजर है, उन्हें अंदाज़ा है कि बाहर ये चीज़ें, ये खराबियाँ अपने नुक्ते अरूज पे हैं और उसके असरात वो ख़वातीन अपनी सारी उम्र भुगती रहती हैं। पाकिस्तान का कंटेक्स्ट जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की एक तो अगर हम इस सारे को डिस्कस करना चाहेंगे तो ज़ाहिर है पूरे पैकेज को डिस्कस करेंगे, तो उसके पैकेज का आगाज़ तो इससे होगा कि मुल्क बना क्यों था और फिर इस मुल्क के बनने की जो वजूहात हैं या जो उसके मकासद हैं, उसके लिए हमने जिस नस्ल को तैयार करना है उसके लिए हमें किस तरह के तालीमी इदारे चाहिए और फिर उसके लिए हमें किस तरह के उस्ताद चाहिए, फिर उसके लिए हमें किस तरह का क्लासरूम चाहिए। तो एक एक बात को हम इस तरह डिस्कस करेंगे। जो बातें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी हैं, एक मुसलमान होने की हैसियत से तो उनके ऊपर हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक आप तालिब इल्म की हैसियत से उसकी लॉजिक पे बात करना चाहें तो ठीक है, उसकी लॉजिक पे बात हो सकती है। लेकिन अगर आप ये समझें कि लॉजिकली भी मैंने नहीं समझना और अखलाकी तौर पे ये एक मुसलमान की हैसियत से भी मैंने उस बात पे ईमान नहीं लेके आना, तो फिर सिंपल है, आप मुसलमान होने से दस्तबरदार हो जाएं। या तो एक सादा मुसलमान रहें कि भाई मुझे पता चल गया कि अल्लाह ताला ने ये कह दिया तो बस कह दिया, बात ख़त्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो फरमा दिया, मेरे लिए वो उस पे लोहे पे लकीर है, मैंने उस बात के करीब नहीं जाना। लेकिन अगर आप समझें कि नहीं मुझे आगे बढ़ के इसकी तहकीक करनी है, लॉजिक में जाना है, तो हम लॉजिकल बात कर लेते हैं कि भाई ख़वातीन का मर्दों के साथ पढ़ने से इसकी यानी क्या क्या उसके नुकसानात होते हैं, क्या क्या उसके आफ्टर शॉक्स हैं और उसके नताइज क्या क्या हैं और उस बच्चे की या बच्ची की जो साइकी है उसके ऊपर क्या असरात हैं और उसके वालिदैन के और घरों के ऊपर क्या असरात हैं, फिर बच्चों की उनकी शादियां हो जाती हैं उसके ऊपर क्या असरात हैं, उन घरेलू झगड़ों के ऊपर उसके क्या असरात हैं, एक एक बात के ऊपर इसके असरात हैं और ये चीज़ें साइंटिफिकली साबित हैं। और इसमें एक बात ये है ना कि हम अगर यहाँ पे रोशनी की दलील देना चाहें ना, तो रोशनी की दलील सबसे बड़ी ये है कि ये लैंप जल रहा है और ये सबको नज़र आ रहा है, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है। इसी तरह अगर कोई पूछे कि को एजुकेशन के मुतल्लिक इसके गलत होने की दलील दें, तो को एजुकेशन के गलत असरात उसकी सबसे बड़ी गलत होने की दलील है। इन्हीं यूनिवर्सिटियों के अंदर स्कैंडल, अभी पिछले दिनों जो भावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल बना था और वो बड़ा मीडिया के ऊपर रहा भी, फिर लोगों ने उसको दबा दिया इसलिए कि उसमें MNAs MPAs और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। मदारिस की तरफ से इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो वो जो हाइप बनती है वो हमें नज़र नहीं आता। यूनिवर्सिटी में हो तो इससे वो कई बड़े बड़े पैमाने पे हो रहा है, दिन रात हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। और उसमें चूंकि रजामंदी एक तरह की शामिल होती है, यानी लोग उसके बेनिफिशरी दो तरफा होते हैं, तो लोग उसको जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर यह है कि खुद वालिदैन भी इन बातों को आहिस्ता 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 डाइजेस्ट कर रहे हैं। यानी एक वालिद को खुद नज़र नहीं आ रहा कि उसकी बेटी किस लिबास में जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रही है, हम उसके ऊपर इतराज़ नहीं कर रहे, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर वो इस लिबास में उसे भेजने के लिए तैयार हो गया है ना, तो फिर उसके नताइज भी भुगतने के लिए तैयार रहे। एक मर्द की हैसियत से वालिद को क्या नहीं पता कि मर्द कैसा होता है। यानी ये सिंपल जो है ना वो जिसे हम कहते हैं ना वो लॉ, जो न्यूटन का लॉ है ना, अमल और रद्द-ए-अमल, न्यूटन के या किसका है, अमल रिएक्शन, हाँ एक्शन और रिएक्शन का सिंपल लॉ है। आप दीवार को जाके सर मारें, उसके लिए किसी फिलासफर को आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको दर्द होगा, आप मार लें आपको दर्द हो जाएगा। तो आपको जब नजर आ रहा है कि मेरी बेटी इस लिबास में जा रही है, मेरी बेटी के पास जो मोबाइल है वो उसके ऊपर इस तरह से जो है वो मुसलसल कनेक्टेड है और उसको वो देख के हंस रही है, बात कर रही है, लेट नाइट उसको इस्तेमाल कर रही है और यूनिवर्सिटी में बाज़ का छुट्टी वाले दिन भी या लेट आवर्स तक वो रह रही है, तो ये इन बातों का ये अमल है। तो फिर इस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहें। फिर ये ना कहें कि हमारी बच्ची जो है वो तो बाकियों से मुख्तलिफ है। हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, हम किसी वालिद को कभी समझाएं ना, एक दफ़ा ऐसे हुआ, हाँ एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने ज़रा अपने उस्ताद होने की जो हमारी वो थी जिम्मेदारी उसको महसूस किया और हमें लगा कि यार ये बच्ची जो है ये गलत रास्ते की तरफ जा रही है, तो उसको भी समझाया और उसके वालिद को भी बुला के तो उसे काउंसल करने की कोशिश की। तो उसने कहा जी आप जो है वो मेरी बच्ची पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पूरी यूनिवर्सिटी ऐसे हो सकती है, मेरी बच्ची ऐसे नहीं हो सकती। और मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा था कि तुम तो घर में हो, तो मैं रोज़ाना देखता हूँ ये किधर होती है और किस तरह की है, तो हमारे आंखों के सामने हो रहा होता है वो सारा। तो इसलिए वालिदैन की भी इसमें ज़िम्मेदारी है, यूनिवर्सिटी की भी ज़िम्मेदारी है, खुद वो बच्चे बच्चियाँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात कहते हुए ये इत्मीनान है कि जितने बच्चे बच्चियाँ हमारे पास से पढ़ के जाते हैं या हमारे वो किसी ट्रांस में या किसी बात में वो आ जाते हैं, हमारी बात की कोई अहमियत समझते हैं,
हम उनको शुरू में ही इस रिलेशनिंग का और शुरू में ये जो कल्चर है एक यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्तियों का या टेलीफोनिक रातों का, हम शुरू में ही उनको कॉन्शियस कर देते हैं और शुरू में ही इसके असरात बता देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग उससे जो है वो पीछे हट जाते हैं। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर बड़ी खुल के बात होनी चाहिए, वालिदैन को बुलाना चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पर यूनिवर्सिटी के 2-4 असातिज़ा बैठे हैं, 5-7 वालिदैन बैठे हैं, कुछ लोग जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो बैठे हैं और इसके ऊपर डिस्कशन करें ताकि पहले तो समझा जाता था ना कि मर्द को तो यही रहा है ना कि ये तो बुरा होता ही होता है, ये तो ऐसा ही होता है। ख़वातीन को लेकर हमारा माशरा बड़ा प्रोटेक्टिव है, बड़ा जो है ना वो इनसिक्योर है। अच्छा, पिछले कुछ अरसे में जब वुमेन एम्पावरमेंट के एजेंडाज आए हैं, ड्रामों में बड़ी तेज़ी से काम हुआ है, तो गैर मामूली तौर पर ख़वातीन ने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर लिया है। शायद हमारे पेरेंट्स को शायद ये बात पता नहीं। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, तो अब जो बज़ाहिर एक माहौल बनता हुआ नज़र आता है, कोई वालिद ये भी सोच सकता है कि मुझे अपनी बच्ची को अब शायद यूनिवर्सिटी में भेजना ही नहीं चाहिए, तो उसके पास और कौन सा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बहरहाल अपने बच्चियों को तो पढ़ाना है, ख़वातीन की तालीम तो बड़ी ज़रूरी है। तो वो कहाँ जाए, किस तरह तरबियत करे? ज़ाहिर है कि ये जज्बाती उम्र है, नौजवान बहरहाल जज्बात की रोह में बह जाता है बहुत कुछ, फिर फितने हैं, शैतान है, सारी चीज़ें। क्या किस तरह ट्रेन करना चाहिए बच्चों में? अखियार भाई, आपने एक इतना अहम मौजू के ऊपर ये बात की है ना, यानी हम इस सिस्टम के अंदर मजबूर भी हैं कि इसके बगैर काम भी नहीं चलेगा। हमारी अगर बच्चियां जो है वो आला तालीम याफ्ता नहीं होंगी तो जाहिर है उनके लिए आगे ज़िंदगी में मसाइल होंगे। सोसाइटी इस तरह की है कि उनकी वेटेज कम होगी, वो आगे जिस घर में जाएंगी वहाँ उनकी वो अहमियत नहीं होगी, और अगर अल्लाह न करे ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल नहीं होंगी। ये वो सोचें हैं जो एक वालिद को इस बात पे मजबूर करती हैं कि वो कहे कि बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ें और इन तालीमी इदारों से होके आएँ। अब वहाँ पर जो ख़राबियाँ हैं उनको ओवरकम करने के लिए होना तो ये चाहिए था कि वहाँ असातिज़ा भी उसका साथ देते, वो पूरा माहौल उसको सपोर्ट करता, उस बच्ची के जो हिफाजत के एतबार से उसका इत्मीनान जो है वो उसको डेवलप करता। लेकिन अब एक तरफ ये डिमांड है और दूसरी तरफ ये सूरत हाल है जो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ है। इसके अंदर जो इसके लिए करने का काम हो सकता है ना, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारे। जितनी ये इस बात की अहमियत है ना कि इन बच्चों को फीड किया जाए, इन्हें खाना खिलाया जाए, इनके खराजात पूरे किए जाए, इतनी ही, बल्कि मैं कुछ जब भी मैं कहीं बात करता हूँ मैं कहता हूँ इसकी कुछ ज़्यादा अहमियत है कि आप बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दें, और उसके लिए बेहतरीन टूल ये है कि आप ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजारें, उनसे बातचीत करें, और रोज़ाना जो वो बुरा लर्न करके आएँ उसे उसी दिन अनलर्न करवा दें उससे। आप रोज़ाना उससे बात करें, मेरी बेटी आज क्या देखा, क्या पढ़ा, यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, 15-20 मिनट उसकी बात सुने, फिर अपनी उसे बात बताएं कि मेरा दिन कैसा गुजरा, मैं कहाँ पे गया, कितनी मुश्किल पेश आई सारा। फिर उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के, अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगी के, उम्महातुल मोमिनीन जो है हमारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनकी ज़िंदगी के, साहबियात की ज़िंदगी के, और अपने जो उनके ख़ानदान में कामयाब ख़वातीन हैं जिन्होंने अच्छी बच्चों की तरबियत की है, उनके कामयाबी के वाक़यात सुनाए उनको। तो रोज़ाना की बुनियाद पर उनको थोड़ा थोड़ा फीड करता रहे। और साथ में इस बात की अब ज़रूरत है, मैं इस बात को पहले शायद वालिद जो है वो एक फितरी शर्म हया की वजह से अपनी बेटी के साथ ये मामला डिस्कस नहीं था कर सकता, लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि अगर आपकी बेटी को एजुकेशन में पढ़ती है, कैटेगोरिकली उसे बताइए कि आपकी क्लास में पढ़ने वाला नौजवान किस तरह से आपको किन किन हथकंडों से आपको अपने दायरे में लाने की कोशिश करेगा, किस तरह से वो आपको जो है वो यानी राह से हटाने की, आपकी तरबियत को ख़राब करने की, आप पे दाग धब्बा लगाने की कोशिश करेगा। उसको पूरे हथकंडे बताएं, उसे सारे वो चूने बताएं जो लड़के लगाते होते हैं, और किस तरह से वो ट्रांस में लेके आते हैं ख़वातीन को अपने। तो जब वो उससे इनकाउंटर होगी तो वो अपने वालिद को जो है वो याद करेगी और कहेगी कि मेरे अब्बा ने मुझे पहले ये बात बता दी थी, लिहाजा ये रास्ता गलती की तरफ जाएगा। उसको बताइए कि इसके असरात उसकी ज़िंदगी में क्या होंगे, उसके आगे पूरी लाइफ पड़ी है, उस लाइफ के ऊपर इसके क्या असरात होंगे। उसे बताइए कि एजुकेशन जो है वो किसी भी लम्हे आपने अगर कोई एक अपने क्लास फेलो के साथ बैठ के आप स्टडी कर रही हैं और उसको एजुकेशन का नाम दे रही हैं, या उसको स्टडी का और ग्रुप स्टडी का नाम दे रही हैं, तो वो ग्रुप स्टडी नहीं है, उसका नतीजा क्या क्या निकल सकता है। और जब कोई आपको कोई जोक सुनाता है उसका नतीजा क्या निकल सकता है, जब आपके कोई कपड़ों पे तबसरा करता है, जब आपके कोई गाउन पे तबसरा करता है, जब आपको कोई ये कहता है कि मेरे पास ये नोट्स है मैं आपको दे देता हूँ, जब कोई आपको ये कहता है कि असाइनमेंट पे आपका भी नाम लिख के दे देता हूँ, आप असाइनमेंट ना बनाइए कि मैं बना देता हूँ, जब आपको कोई कहता है कि हम बहन भाई हैं, जब आपको कहता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो इसके क्या क्या असरात हैं। पहले ये बातें शर्म हया की वजह से वालिद नहीं था कर सकता,
अब ज़रूरी हैं ये बातें करनी। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्ची जो है वो बहरहाल मैच्योर होती है, उसके साथ आप बात करें और उसके साथ उसे थोड़ी लिबर्टी भी दें। लिबर्टी इस सेंस में कि आप उसे अगर बिल्कुल एक ऐसे यानी शिकंजे में टाइट करके रखेंगे ना, तो बहरहाल ये जनरेशन अब वो टाइट होने वाली नहीं है। वो अब मामला उस तरह का नहीं है जिस तरह का हमारा था कि हम वालिदैन की बात को इतनी अहमियत देते थे, ये देनी पड़ती थी कि वालिद साहब के एक जो है वो खांसने की आवाज़ हमारे लिए पूरी किताब पे भारी होती थी और वो हमारी तरबियत के ऊपर हावी हो जाती थी। तो बहरहाल उसे थोड़ी सी ये लिबर्टी दें, उसे बताएं कि अगर यूनिवर्सिटी में आपको कोई अच्छा लग गया है, आपको कोई लगता है कि भाई वो आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो मेरा बेटा मुझे आपने बताना है। इस तरह की कोई भी बात आपने दिल में नहीं रखनी, आप मुझे बताएं, मेरे साथ डिस्कस करें। मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा वेल विशर हूँ और मैं उस बात को, आपकी उस पसंदीदगी को मैं लीगल वे में उसको कन्वर्ट करूँगा, मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दूँगा। यानी ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल कोई शिकंजे में जकड़ी हुई हैं और ऐसा भी नहीं है कि आप शुतरे बेमुहार हैं। आप मुझसे डिस्कस करेंगी तो मैं बुरी बातों को साइड पे करता जाऊंगा और जो आपके लिए अच्छी होंगी उनको ले भी लूँगा, मुझे इस पे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो इसलिए वो फितरी बातें जिनकी इस्लाम ने इजाज़त दी, हमने उनको भी एक तरह से तफरीद का शिकार हो गए और दूसरी तरफ हम इस अफराद का शिकार हो गए कि बाज़ औक़ात बच्चियाँ खुद ही अपनी जो है वो तलाशी। अच्छा, इस हवाले से बच्चे जो छोटे होते हैं उनको भी हरासमेंट के हवाले से, बुली के हवाले से, स्कूल्स के अंदर इन चीज़ों पर एजुकेट करना, वेस्ट के ऊपर अंदर इसमें हवाले से बड़ी बात होती है कि आप खुल के बच्चों को एजुकेट करें। हमारे माशरे में अदब, लिहाज, पर्दा, वालिदैन के दरमियान एक डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें बड़ी मौजूद हैं। आप चूँकि ट्रेनिंग के फील्ड के साथ वाबस्ता हैं और इस तरह के मसाइल को देखते हैं, बच्चों की सतह पर किस हद तक वालिदैन को एजुकेट करना चाहिए? इसमें वालिदा का किरदार ज़्यादा है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उसमें वालिदा के, इसलिए कि वालिदा यानी एक तो बच्चियाँ हैं तो बच्चियाँ वैसे ही अपनी वालिदा के साथ ही अपनी चीज़ें मामलात डिस्कस कर सकती हैं। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी अपनी वालिदा के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जब उन्हें वालिदा कोई बात बताती हैं। तो बहरहाल मुनासिब अंदाज में थोड़ी थोड़ी वाक़याती एतबार से उनकी थोड़ी थोड़ी उनको एजुकेट करते रहना चाहिए। और इसमें ना तो इतनी सख्ती होनी चाहिए कि भाई कोई अपना चाचू के साथ भी आपने नहीं बैठना और मामू के साथ भी नहीं बैठना, जैसे बाज़ औक़ात हमारे बहुत मजहबी घराने जो होते हैं वो इस इंतहा पे चले जाते हैं। और ना ही ये हो कि भाई अब्बू के दोस्त आ गए और आप उनकी भी गोद में बैठ गए हैं जाके, या उनके साथ भी वो भी आपको अपने साथ लिपटाए फिर रहे हैं और उनको भी जो है वो आप अपने अब्बू का ही दर्जा आपने दे दिया। तो ये बातें उनकी वालिदा उनको ज़्यादा बेहतर समझा सकती हैं। इसलिए कि वालिद का जो एक फितरी एक डिस्टेंस है ना औलाद के साथ, वो बाज़ औक़ात घर को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है। तो जब कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहुंचता है, जो हमने पहले बात की, उस वक्त तो शायद मुमकिन हो कि वो एक पूरे इंसान के तौर पे आप उसे डील करें, एक डिफरेंट एंटिटी के तौर पे, लेकिन उससे पहले ये वालिदा का किरदार है। और इसको बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भी ये मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहरहाल इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वालिदा बच्चों को जो है वो इस हवाले से एजुकेट करती रहे। अच्छा, वैसे तो हमारी ऑडियंस में बहुत ज़्यादा नौजवान हैं, यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। चलें, इस मौजू पे एक दो बातें और हो सकती हैं, उसके बाद हम जो बाकी हमारे मौज़ूआत हमने कुछ आपसे लर्न करना है उस पर भी कुछ ना कुछ बात करेंगे। फिल्मों, ड्रामों, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम के बाद प्यार, मोहब्बत, इश्क जो है पहले से ही बड़ा ज़्यादा इसको एम्फसाइज़ किया जा रहा है अब भी। अच्छा, फिर ये आज के दौर में नौजवानों को जब ये होता है कि भाई ये अगर हो गया है तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कैरियर ख़त्म हो गया है, मैं अब मज़ीद कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये जो मोहब्बत है, ये जो फ़लसफ़ा है, ये कितना रियल है? इसमें रोमांस क्या है? इसमें असल क्या है, नकल क्या है? और इसके क्या वाकई इंसान जब इस मामले में जाता है तो वो वाकई तबाह हो जाता है, वाकई उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहता, या इंसान इससे बाहर निकल सकता है? क्योंकि नौजवान इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुब्तला होकर, बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर बड़े बड़े ख़तरनाक किस्म के इकदाम जो है ना, बच्चे भी और बच्चियाँ भी उठा रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसी बातें हैं मतलब बाज़ औक़ात कैमरे के सामने नहीं कह सकता, मैं कोशिश करूंगा उसको मलफूफ अंदाज में जो है वो बात समझाने के लिए कुछ। वैसे तो सोशल मीडिया में अब हर तरह की बात हर अंदाज से हो रही है हर अंदाज से हो रही है, ये ठीक है बात आपकी। बहरहाल जो लोग इसको बायोलॉजिकली देखते हैं ना, वो तो ये कहते हैं कि एक उम्र में पहुंच के ज़ाहिर है उस वक्त बंदा जो है उसके जिस्म में हार्मोन्स की कैफियत ये होती है कि उसको पार्टनर चाहिए होता है। ठीक है। और अगर आप उसको कोई लीगल वे या हलाल तरीका या हलाल रास्ता नहीं देंगे तो वो उसको मतलब हराम तरीके से उसको जो है वो इलिसाइट रिलेशनशिप्स जो हैं उनके ज़रिए से वो पूरा करने की कोशिश करेगा। ये बात इस हद तक उनकी बिल्कुल ठीक है। इसी मामले में दो तीन बातें और अगर हम मद्देनज़र रखें ना तो हम पूरी पिक्चर सामने ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे दीन ने भी यही कहा कि जब कोई बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि जैसे ही उन्हें मुनासिब रिश्ता मिले वो उसको जो है वो उसका निकाह कर दें। अब यहाँ से आगे एक और बात कि भाई निकाह को हमने इतना मुश्किल कर लिया है कि कोई बंदा जो है वो इस बात का तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि भाई मैं
एक निकाह के बाद दूसरा निकाह भी कर सकता हूँ, या मैं उस निकाह के उस सारी जो परेशानी है या जो सारी उससे अखराजात हैं उससे भी निकल सकता हूँ। ये भी एक बात हमारी सोसाइटी ने कर दी। फिर इसी तरह एक परेशानी ये हुई कि इस्लाम के अंदर या हमारे यहाँ जो एक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़िंदगी देखें तो उसमें हमें ये वाक़यात मिलते हैं कि बाज़ औक़ात ख़वातीन ने भी जो है वो अपनी शादी के लिए किसी को प्रपोज़ किया या किसी को पैगाम भेज दिया। तो इस बात को हमारी इस बरसगीर की सोसाइटी के अंदर ज़ाहिर है अपने मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन या मुख्तलिफ लिमिटेशंस की वजह से इसको अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन इस बात को भी अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में समझें तो कोई बेटी अगर वालिद को या वालिदा को ये कह दे कि मुझे फ़लाँ जगह रिश्ता करना है, या बेटा कह दे, तो ये कोई तूफ़ान नहीं आ गया, कोई तूफ़ान नहीं मच गया इससे। ये तो अच्छी बात है अगर दो वो लोग जो नई एक फैमिली बनाने जा रहे हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कोई इससे तूफ़ान नहीं आ गया, कोई परेशानी नहीं होगी इससे कि आप ये कहें कि हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया, फ़लाँ कर दिया, टींग कर दिया। इतनी बात तक, मैं इससे आगे की बात नहीं कर रहा, इतनी बात तक अगर कोई बच्चा करे ना अपने वालिदैन से कि मुझे फ़लाँ जगह पे शादी करनी है, तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है और इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। हाँ, आप उसको लीगलाइज करें, आप उसको समझाएं, उसको बताएं, अगर उसमें कोई ख़राबी है तो आप उसको लॉजिकली बताएं कि इसके अंदर क्या क्या जो है वो ख़राबी हो सकती है। रही बात ये कि बंदा जब किसी एक बंदे के साथ इन्वॉल्व हो जाए, या जैसे आपने प्यार मोहब्बत इश्क का नाम दिया, इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो उससे निकलना तो बिल्कुल उससे निकला जा सकता है। हमारे यहाँ मैं आपको नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं अगर नाम लेना शुरू करूँ ना तो ये नाम जो है वो दर्जनों की तादाद में मेरे पास हैं जो किसी एक वक्त में किसी एक बंदे के साथ इन्वॉल्व हुए और वो इसी तरह अपने तौर पे ये समझते थे कि ज़िंदगी इसके बाद ख़त्म है, और फिर वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, वो बंदा भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही कोई और सूरत बनी, थोड़ा सा ज़िंदगी ने मोड़ लिया, ज़िंदगी नॉर्मल हो गई बिल्कुल। और वो यानी मैं इसको इस अंदाज में कह सकता हूँ कि वो ख़वातीन या बच्चियाँ जो किसी एक वक्त में किसी एक की मोहब्बत में इस तरह से गिरफ़्तार थीं कि वो कहती थी कि ये नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी, उसकी जब शादी की तो उसके बच्चे भी हैं और वो खुश बाश बिल्कुल ठीक ठाक रह रही है। इसी तरह कोई ऐसा लड़का जो कहता था कि भाई इसके बगैर तो मैंने मर जाना है और ये ना हुई तो ऐसे हो जाएगा, फिर उसकी शादी होती है और वो बिल्कुल आजकल अपनी बेगम के काबू में है और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। तो इस तरह की दर्जनों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो एक समझ लें कि शराब है। लेकिन इस मामले में जो उसके आस पास के लोग हैं, गलती वो ये करते हैं कि वो इस मामले को सख्ती से निपटने की कोशिश करते हैं। वो इस मामले को यानी जैसे होता है ना, मोल्ड करने की बजाय तोड़ बैठते हैं। हालांकि उन्हें मोल्ड करना चाहिए, बात रिएक्शन में बहुत सारी चीजें, रिएक्शन में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रिएक्ट करते हैं, हालांकि रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये है कि आप बगौर उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, सरकमस्टांसिस को समझते हैं, जो बात वो कर रही है या कर रहा है उसके हर पहलू के ऊपर आप गौर व फिक्र करते हैं, अपने ख़ानदान का, अपनी स्ट्रेंथ का, दूसरे लोगों का सही अंदाज़ा लगा के फिर आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि या तो मैंने इसकी बात को पूरा करना है क्योंकि ये इसके फ़ायदे में है और इसकी ख्वाहिश भी है, या मैंने इसकी बात से इसको हटाना है क्योंकि ये इसके लिए नुकसानदेह है और हमारी फैमिली के लिए नुकसानदेह है। तो आप पूरी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं और आप उस बंदे को उसमें मोल्ड कर लेते हैं। ये है रिस्पॉन्ड करना। हम रिएक्ट ये करते हैं जैसे ही पता चलता है कि फ़लाँ ऐसा है तो वालिद ने कुल्हाड़ी उठा ली, बंदूक उठा ली, मैंने खुद को मार देना है, उसको मार देना है, और उसको जो है वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये नस्ल जो है ना, ये और तरह की है, पता नहीं ये जनरेशन किस तरह की है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन ये लॉजिक से बात समझने वाले लोग हैं, इलॉजिकल बात और धौंस धांधली से और इस तरह समझने वाले नहीं। अच्छा, इससे मीन वाले कोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम तालीमी इदारों पर, यूनिवर्सिटीज़ पर ही हैं, आप भी जो है दौरे तालिब इल्मी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं, तलबा तंजीमों। अब एक दूसरी चीज़ आ गई है, सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने बना ली हैं, कॉलेजेस ने बना ली हैं। अच्छा, ये बात की जाती है कि आप सोसाइटी का हिस्सा बने। अब सोसाइटीज़ अमूमन ये होती हैं कि बिल्कुल वो मैनेजमेंट के अंडर होती हैं, उनको जो है वो साल में एक आधा इवेंट करने का मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा उन्हें काम करने का मौका नहीं मिलता। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स या स्टूडेंट एक्टिविज़म जो है, इसका तालीमी इदारों में कितना रोल है और इसका स्टूडेंट्स की अपनी पर्सनैलिटी पर कितना रोल है? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके बहुत सारे नेगेटिव असरात भी आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े मसाइल इस तरह भी आ जाती हैं। इसको ओवरऑल तलबा तंजीमों को या सोसाइटीज़ को स्टूडेंट की शख्सियत साजी में और एक यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए आप कितना ज़रूरी समझते हैं? हम इसको स्क्रैच से समझते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से समझने का मतलब यह है कि बिल्कुल इसकी बुनियाद से हमारा पाकिस्तान में जितने भी हमारे सोसाइटल मुआहदे हैं या एग्रीमेंट्स हैं रियासत के और लोगों के, उन सब का अमीन या उन सब की जो ज़मानत है ना, वो हमारा आइन देता है।
तो आइन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मुतफ़िक़ुन अलैह है, सारी कौम उसके मुताबिक अपना मुल्क चलाना चाहती है। वो आइन ये कहता है कि हर बालिग आदमी को इस बात का हक़ हासिल है कि वो तंजीम बनाए, वो इकट्ठ करे, वो अपनी बात को प्रोपोगेट करे तावक्ते कि वो कानून के दायरे से बाहर ना निकले। उसको सियासत करने का, उसको इलेक्शन लड़ने का, उसको वोट देने का, ये पूरे हकूक़ उसे हासिल हैं तंजीम बनाने का हर जगह पे। अब रही बात तलबा तंजीम की यूनिवर्सिटी के अंदर या तलबा यूनियन की, जैसे माजी में रहा है, तो ये तलबा यूनियन बुनियादी तौर पे इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं और नुकसानात कम हैं। मैं आपको इसके फिगरेटिवली बता सकता हूँ कि जब स्टूडेंट यूनियन मौजूद थी उस वक्त जो तालीमी इदारों में लड़ाइयाँ होती थीं वो कम होती थीं, और अब तालीमी इदारों में लड़ाइयाँ और इस तरह के जो केसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इवन मर्डर्स और ज़ख्मी जो तालिब इल्मों की तादाद है इसके ऊपर भी रिसर्च हो चुकी है, और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने इन दोनों का कंपैरिजन किया कि जब तक स्टूडेंट यूनियन मौजूद थी उस वक्त तक और उसके बाद से। इसलिए कि जब आप लोगों को उनके राय के इजहार का सलीका या तरीका बता देते हैं, एक उसका कैथारसिस का एक प्रॉपर वे दे देते हैं, तो फिर लोग जो है वो घुटन का शिकार नहीं होते। तो इस वक्त स्टूडेंट्स के पास अपनी राय के इजहार का कोई जो है वो प्रॉपर तरीका नहीं है, तो लोग घुटन का शिकार होते हैं, उसका नतीजा फिर लड़ाइयों की सूरत में और उसका नतीजा फिर प्रॉब्लम्स की सूरत में निकलता है। अब इससे खौफजदा कौन से लोग हैं? सबसे पहले तो इससे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया खौफजदा होती है, इसलिए कि माजी में जो यूनिवर्सिटी का सबसे आला सतही फोरम है जिसे हम सिंडिकेट कहते हैं, जो फैसला साजी में बुनियादी और की रोल रखता है, उस सिंडिकेट के अंदर जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है वो बैठा करता था। इसलिए वहाँ पे कोई भी ऐसी पॉलिसी जो स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए ना हो और उनके खिलाफ हो उसको वो रेजिस्ट करता था। और चूंकि वो यूनिवर्सिटी के 12-14,000 15,000 लोगों का नुमाइंदा होता था तो उसके पास एक स्ट्रेंथ होती थी। तो अब यूनिवर्सिटियाँ इस बात से डरती हैं कि अगर वो वहाँ पे बैठेगा तो वो एक PhD डॉक्टर साहब हैं, एक VC साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, MPA साहब हैं जो सिंडिकेट में बैठे हैं, उनको वो कहेगा कि भाई ये पॉलिसी गलत है, इसको हम रेजिस्ट करेंगे। तो उनको एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये कौन होता है हमें बात बताने वाला, हालांकि ये माजी में ये रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ये सारा कुछ होता है। दूसरा इसका नुकसान, या इसका नुकसान मैं नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा इससे जो ख़तरा है वो है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को। इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम हमारा जो है वो है ख़ानदानों की बुनियाद के ऊपर और अफराद की बुनियाद के ऊपर और पैसे की बुनियाद के ऊपर और बरादरी की और दोस्त धांधली की बुनियाद के ऊपर और शख्सियात की बुनियाद के ऊपर। तो ये सारे लोग इस वक्त आप देखिए जो हमारी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ये कहीं से तरबियत हासिल करके नहीं गए, कहीं से तरबियत हासिल कर। एक छोटा सा मैकेनिक आपके घर में पंखा ठीक करने के लिए आए और वो आके आपको बताए कि खैर भाई आज से पहले मैंने कभी पंखा ठीक करना नहीं सीखा, बस आज आपके पंखे को हाथ लगाना है, तो चंद हज़ार के पंखे को हम उसे हाथ नहीं लगाने देंगे। हम कहेंगे यार आप जाओ, मैं किसी और से रब्ता करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता चल गया कि इस बंदे ने कहीं से पंखा ठीक करने की तरबियत नहीं ली है। हमारी कौमी असम्बली में बैठे हुए लोग जो कौम के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं, इन लोगों ने इस पॉलिटिक्स की कहीं से तरबियत नहीं ली। हम सरगोदा में देखेंगे, सरगोदा के MNA हो, सरगोदा के MPAs हो, ये लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। अगर इनको सही मानों में पॉलिटिकल डेफिनेशन उसके तहत लाया जाए ना, तो ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स नहीं सीखी, इन्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ में राय का एहतराम करना नहीं सिखाया गया, इन्हें बात तमीज़ से करना नहीं सिखाया गया, इन्हें नेगोशिएट करना, टेबल टॉक करना नहीं सिखाया गया, इन्हें मैनेजमेंट की बुनियादी जो सलाहियतें हैं वो नहीं दी गई, इन्हें कलेक्टिव डिसीजंस नहीं सिखाए गए, इन्हें कलेक्टिव गुड के लिए काम करना नहीं सिखाया गया। ये अपनी ज़ात के असीर लोग होते हैं, ये अपने मफाद में फ़ैसला करते हैं, ये लेस सलाहियतों वाले लोग होते हैं। और बाज़ औक़ात किसी MP MNA से आप मिलें तो आपको अंदाज़ा होता है कि उसका जो अपना कॉमन सेंस है वो एक आम आदमी से भी कम है। तो इसलिए ये दूसरे लोग हैं जिनको इससे ख़तरा है। तीसरा ख़तरा स्टेट को है, और नाम ने आज स्टेट में कहूँगा इसलिए कि स्टेट ने तो ये कहा है कि स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। उसको क्या ख़तरा है? उसको ये ख़तरा है कि स्टूडेंट्स को अगर अपनी लीडरशिप मिलेगी तो स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में आप देखें ना, जहाँ भी कोई तहरीकें होती हैं वहाँ पे नौजवान उसकी क़यादत करते हैं। और ये सिर्फ इन तहरीकों की बात नहीं है, माजी बईद में भी कुरान मजीद उस वाक़े को कोट करता है। मसलन कुरान मजीद ये कहता है वमा आमन अली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतम मिन कौमिही, उसकी कौम के नौजवानों के अलावा मूसा का साथ ही नहीं दिया किसी ने। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए, हजूर के साथ जितने लोग थे, नौजवान लोग थे, कम उम्र लोग ज़्यादा थे उनकी बात पे लब्बैक कहने वाले। तो नौजवान के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो जिस बात को ठीक समझता है उसके लिए खड़ा हो जाता है, जिस बात को ठीक गलत समझता है उसके सामने खड़ा हो जाता है।
तो रियासत को ये प्रॉब्लम है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स की कलेक्टिव लीडरशिप को आने का मौका मिल गया तो ये जो हम 2 नंबरियां करते हैं इस पर सबसे तवाना जो मुखालफत होगी वो इन स्टूडेंट्स की तरफ से और इन नौजवानों की तरफ से होगी। तो ये तीनों तबके चूंकि इसकी पाबंदी के बेनिफिशियरी हैं इसलिए चुप करके बैठे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हालांकि आइन ये कहता है और स्टैट्स ये कहते हैं कि इसके नतीजे में पॉजिटिव लीडरशिप आती है, इसके नतीजे में स्टूडेंट्स के अंदर एक तो लीडरशिप रोल हो गया ना। इसके अलावा आप देखिए, आप कभी उन पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं जहाँ पे स्टूडेंट यूनियन रही है, वहाँ पे अगर आपको कोई ठंडे पानी का कूलर लगा हुआ मिलेगा ना तो उसके ऊपर लिखा होगा स्टूडेंट यूनियन फलां फलां जो है वो सेशन की। यानी आप उनकी उस एक्टिविटीज़, पॉजिटिव एक्टिविटीज जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हैं उसकी गिनती नहीं कर सकते, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतने सेमिनार्स, इतने एक्टिविटीज़, इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज़, इतनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, इतनी हर जो सलाहियत रखने वाला नौजवान है उसको एक्सपोजर देने की एक्टिविटीज़, कोई राइटर है, कोई जो है वो अच्छा मुकर्रर है, कोई अच्छा जो है वो मैनेजर है, हर तरह के लोगों को उनकी सलाहियत का मौका देने के लिए स्टूडेंट यूनियन काम करती थी। बस उसको बंद करके अब जो है वो हम उसे पंजाबी में कहें तो सबको समझ आ जाएगी, अब दौले शाह की चूइयाँ पैदा कर रहे हैं, इनके सर के ऊपर जो है वो लगा देते हैं, सियासत नहीं करनी। अच्छा ये भी एक बात है, सियासत नहीं करनी तो फिर यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले स्टूडेंट को फारिग होने के बाद वोट काक दें। यहाँ तो उसका वोट काक 18 साल में मिल जाता है, अभी वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है। आप उसको पूरे मुल्क के डिसीजन के लिए कह रहे हैं कि वो एक काबिल आदमी है कि वो एक डिसीजन को वाइजली इस्तेमाल करेगा, और आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में वो डिसीजन वाइजली इस्तेमाल नहीं करेगा। लीलाजब, ये अजीब बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए ये बिल्कुल एक इलॉजिकल बात है। इसके ऊपर जितनी कोई डिबेट कर लेगा वो उसमें नाकाम हो जाएगा, उसके पास कोई लॉजिक नहीं होगी इस बात की। अच्छा फजल भाई, बातें बहुत सारी हैं, अगर मैं आपसे सवाल जितने मेरे पास हैं मुझे लगता है इसमें घंटा और लग जाएगा। हम मुख्तसरन अब बहुत सारे सवालात को मैं कवर भी करना चाहता हूँ। अच्छा, पीछे हमने बात जो की है उसी मौजू पर हम दोबारा आते हैं। अभी हमने प्यार मोहब्बत की और बड़े जज्बातीपन की बात की है। अच्छा, ये भी बार बार बात की जा रही है कि तलाक की शरह जो है वो हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा, एक तरफ ये मामला है कि भाई जो है वो मोहब्बत और उसके बड़े जो है उसके ऊपर बड़े बड़े दावे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि जो अब जो शादियां हो रही हैं उनमें तलाक की शरह ज़्यादा है। तो ये आपस में कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं है, ये रिश्ते क्यों नहीं चल रहे, इसकी क्या वजूहात हैं? ससुराल वजूहात हैं या मियाँ बीवी खुद इसकी वजह है? इसमें जितनी होती हैं ना लव मैरिज, जितनी होती हैं आप उनमें देख लीजिए, तो उनके ख़त्म होने के या उनके नाकाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये इस वक्त भी जो फिगर्स हैं वो यही बताते हैं कि उनके नाकाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो भी लव बर्ड्स होते हैं ना, उनके एक दूसरे के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, एक दूसरे के ऊपर तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं। वो उन्होंने एक दूसरे को बताई भी होती हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो कहती है मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगी, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको खाना बनाना पड़ता है, घर जाके उसके लिए चाय बनाना पड़ती है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ, तुम तो वही नहीं हो जिसकी असाइनमेंट मैं किया करती थी। और ये जो है ये उसको यूनिवर्सिटी में बना संवरा हुआ देखता था और सूटेड बूटेड देखता था। ये जब उसी को जो है वो बगैर मेकअप के भी घर में देखता है, उसी को जो है वो वहाँ पे तो बड़ी तमीज़ से बात करती थी और घर में उसके वालिदैन से तमीज़ से बात नहीं कर रही, या उसको खुद जो है वो झड़क रही है और उसके ऊपर जो है वो अपने कॉन्फिडेंस शो करने के लिए उसके ऊपर चढ़ाई की कोशिश करती है। तो ये वाली जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये इन 3-4 महीनों के अंदर अंदर दोनों को समझ आ जाती है कि ये पूरी नहीं होगी। उसके बाद फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, उन झगड़ों में फिर पुरानी बातें शुरू हो जाती हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो 2 ख़ानदान जो बच्चों की ज़िद की वजह से इकट्ठे हुए थे वो तो पहले ही इस बात को कह रहे थे कि भाई मैंने तुम्हें शुरू में नहीं था कहा कि ये घर बसाने वाली नहीं है, और लड़की के वालिदैन ये कहते हैं मैंने तुम्हें शुरू में नहीं था कहा कि हम दूसरी बरादरी में शादी नहीं करते, ये लोग इस तरह के नहीं हैं। तो बस वो फिर वालिदैन उस तरफ से शुरू हो जाते हैं, तो झगड़ा आखिर इसका इख्तिताम ही होता है कि तलाक हो जाती है। मैं आपको अगर स्टेटिस्टिकली बताऊं, सिर्फ सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ही मोहतात अंदाज़ा भी लगाया जाए, बहुत मोहतात अंदाज़ा, तो रोज़ाना की बुनियाद पे 500 से ज़्यादा फैमिली केसेस दायर होते हैं। अच्छा। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के अंदर। उसमें फैमिली केसेस से मुराद क्या है? फैमिली केसेस से मुराद तलाक के केसेस, फैमिली केसेस से मुराद बच्चों के खर्चे के केसेस, फैमिली केसेस से मुराद जो डावरी के और जो सामान जहेज़ है उसको वसूल करने के केसेस, उससे मुराद जो है वो अगर मर्द की तरफ से दायर हो तो इसके केसेस कि भाई ये मैं इसे बसाना चाहता हूँ और ये बसने के लिए तैयार नहीं है, ये केसेस। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरगोदा शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट में 500 के अंदर रोजाना 500 और आप 37 अजला हैं पंजाब के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा अजला हैं। यही रेशो है हर जगह पे, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर। और आप कभी
सिर्फ किसी एक का, अब चूँकि सारी चीज़ें ये नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप केस मैनेजमेंट सिस्टम खोलें जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके अंदर आप सरगोदा में आएँ, सरगोदा में फैमिली कोर्ट सेलेक्ट करें, फैमिली कोर्ट की एक दिन की काज लिस्ट आप देख लें, यानी एक दिन में उसने कितने मुकदमात सुनने हैं, तो नियर 100 होंगे एक दिन में जो एक जज ने सुनने हैं। और सरगोदा में सिर्फ जो है, यानी अगर हम डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की बात करें तो 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो फैमिली केसेस को सुनते हैं। तो आप इस हिसाब लगा लें कि एक बंदे के पास अगर 100 केसेज हैं तो 1 दर्जन अगर जज हैं तो उनके पास 1200 केसेज हैं। अच्छा, इसकी बड़ी वजूहत आपके सामने फिर क्या है कि इन चीज़ों की जो तेज़ी से शरह बढ़ रही है, बड़ी वजह क्या हो सकती है? कोई चंद वजूहत। बड़ी वजह तो असल में ये है कि जो मैंने आपको पहले बताई, एक्सपेक्टेशंस का पूरा ना होना है। फिर ये है कि जो नौजवान शादी करता है उसको जब प्रैक्टिकली कमा के घर देना होता है और ख़र्चे सारे पूरे करने होते हैं, उसमें उस खातून की मेंटेनेंस के अपने अखराजात भी हैं, और अगर बच्चे हो जाएं तो उनके भी अखराजात हैं। तो उस नौजवान को सेट होने के लिए टाइम नहीं मिलता। उससे जो तवक्को रखी जाती है वो ये रखी जाती है कि मैं जब अपने वालिद के घर में थी तो जो सहूलियात और जो प्रोटोकॉल मुझे मुयसर था, एटलीस्ट वही प्रोटोकॉल और सहूलियात मुझे भी दो। हालांकि उसका वालिद 60-70 साल में जाके सेट हुआ है और इससे आप तवक्को रख रहे हो कि ये 25-26 में ही सेट हो जाएगा उस लेवल पे। तो ये तवक्कुआत होती हैं जो पूरी नहीं होती और झगड़े शुरू होते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि छोटे मोटे झगड़ों का होना ये एक नॉर्मल बात है। जाहिर है 2 मुख्तलिफ लोग मिले हैं जो आज तक नहीं थे मिले, तो एक दूसरे के साथ छोटे मोटे झगड़ा होना पॉसिबल है, मुमकिन है। ऐसे में बर्दाश्त की कमी ये एक बहुत बड़ी वजह है। छोटी छोटी बात को बर्दाश्त न करना और उसको साइड पे रखने की बजाय उसको बड़ा इशू बना लेना। फिर अगर मैं इसको 2-3 अल्फाज में बयान करूं तो ख़वातीन की तरफ से बदगुमानी ये एक बहुत बड़ी वजह है। ख़वातीन इतना ज़्यादा, यानी जब मैं किसी केस मेरे पास कोई आता है बतौर लॉयर, तो मैं उसको परसू करना शुरू करूं तो उसकी इन 3 वजूहात में से कोई एक वजह उसमें निकलती है। या तो बदगुमानी उसकी वजह होती है कि वो उसके मोबाइल चेक करना चाहती है, वो उसको आने जाने को चेक करना चाहती है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, दोस्तों के साथ नहीं बैठना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये पहली वजह होती है जहाँ से ये बात शुरू होती है, बदगुमानी। पहले तो मोहब्बत से बात शुरू होती है ये कि भाई मोबाइल एक दूसरे का देख लें तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाद में यही बात अजाब बन जाती है। तो बदगुमानी उसमें होती है, या नाशुक्री उसमें होती है कि जो बीवी है वो नाशुक्री है, खामद बहुत काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अपने तक पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो नाशुक्री है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तीसरी चीज़ जो बदजुबानी है, बदगुमानी, नाशुक्री और बदजुबानी। बदजुबानी इस सेंस में कि छोटी सी बात हो गई और अपने खामद के सामने से उसने बोलना शुरू कर दिया, शोर करना शुरू कर दिया, हाथापाई शुरू कर दी, अपने घर वालों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, उसकी माँ जो है वो आ गई, उसके वालिद आ गए, उसके भाई आ गए, मामला बढ़ गया। तो वो बात जो बड़े अच्छे तरीके से कही जा सकती है और बड़े अच्छे तरीके से मनवाई जा सकती है, उस बात को बदजुबानी के अंदाज में कहना, उसके नतीजे में जो है वो झगड़े होते हैं। तो मैंने गौर किया कि मैं किस तरह से इसको कंपाइल करूं, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये 3 बातें हैं, अगर ये घर से ख़त्म हो जाए तो इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत हेल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर बदगुमानी ना हो, अगर नाशुक्री ना हो और अगर बदजुबानी ना हो तो रिलेशनशिप को टूटने से बचाया जा सकता है, एटलीस्ट उसको चलाया जा सकता है, आगे जाके वो बेहतर भी हो जाएगा। तो मैं इस तमाम बच्चियों को और बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा जो इस वक्त न्यूली मैरिड हैं या होंगे इंशाल्लाह, इन 3 बातों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। बहुत अच्छी बात, बहुत अहम पॉइंट्स हैं। अच्छा, हमने यूनिवर्सिटीज़ पर बहुत बात की, हमने उन पर तनकीद भी बड़ी की है। अच्छा, इसके पैरेलल हमारे पास एक मदारिस का भी सिस्टम है, यहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स फारिग हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दीनी तालीम ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में होली हो रही है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में नाच गाना हो रहा है, मदारिस से जो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, अभी पिछले दिनों एक मस्जिद की जो है एक वीडियो हमारे सामने आई, तो इस पे एक चीज़ ये भी महसूस की गई है कि राइट साइड के जो लोग हैं या इस्लाम पसंद लोग हैं वो उसकी उस तरह खुल के मजम्मत नहीं करते इन वाक़यात की। दूसरी तरह उलमा भी इसमें वो वाली मजम्मत नहीं करते जो ओवरऑल हमारे यहाँ बेहयाई और बेपर्दगी के ऊपर जो है वो तनकीद करने का हमारे माशरे में रुझान है। इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को और मदारिस को आपस में इनका कोई मैच ही नहीं है। ये जैसे हम कहते हैं ना, वो मैच एप्पल विद एप्पल। ठीक है। तो हम यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के साथ मैच कर सकते हैं, मतलब हम कहें सरगोदा यूनिवर्सिटी और कायदा यूनिवर्सिटी, जी इनको मैच करें आपस में, ठीक है, इनका बन सकता है, फ़लाँ में ये है, फ़लाँ में ये नहीं। मदरसे के साथ यूनिवर्सिटी का मैच नहीं है, इसलिए कि मदरसा किसी और काम के लिए बना था, उसका फ़लसफ़ा ही कुछ और है। वो इसलिए था कि वहाँ पे ऐसे हम लोग तैयार करें कि जो दीनी अलूम के अंदर तखस्सुस हासिल करें कि और उस तखस्सुस की बुनियाद पे वो जो भी हमारी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल हैं, जदीद मसाइल हैं, उनको वो उस तखस्सुस की या उस फ़हम की रोशनी में जो उन्होंने कुरान और हदीस से हासिल किया है
उन मसाइल का वो हल साथ साथ पेश करते जाएं और एक दीनी रहनुमाई के लिए कौम को जो है वो लोग दस्तयाब हों। प्रॉब्लम ये हुआ कि मदारिस ने अपना वो काम भी करना बंद कर दिया। हालांकि शुरू में ये बड़े अच्छे जज्बे से शुरू हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि इन्हीं मदारिस से वो तखस्सुस फिल मसलक के लोग जो है वो तैयार हो रहे हैं। अपनी मसलक की हकानियत साबित करना पड़ते रहते हैं, उसके मुखालिफ किताबों को रद्द करना पड़ते रहते हैं, अपने शयूख की तकलीद पढ़ते रहते हैं, उस तकलीद से एक कदम आगे ना जाना ये पढ़ते रहते हैं, उस तकलीद से एक कदम आगे जाने को गुनाह समझना पड़ते रहते हैं, और इसकी बुनियाद पे बाकी लोगों की तकफीर पढ़ते रहते हैं। और इस सारे का नतीजा ये निकला है कि उनके अंदर वो मदरसा जिस काम के लिए, जैसे हमने कहा ना यूनिवर्सिटी जिस काम के लिए बनी थी वो नहीं कर रही, तो ये मदरसा जिस काम के लिए बना था वो काम ये मदरसा नहीं कर रहा, और उसके नतीजे में हमें अच्छे उलमा नहीं मुयस्सर आ रहे, हमें मुंह से झाग निकालने वाले ख़तीब मुयस्सर हैं, बाजू ऊपर चढ़ा चढ़ा के और मुंह के अजीब अजीब स्टाइल बना बना के सच्चे झूठे वाक़यात सुनाने वाले लोग दस्तयाब हैं, दूसरों को काफर कहने वाले हमें लोग दस्तयाब हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा दस्तयाब नहीं है जो लोगों को कुरान के साथ जोड़े। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हुजूर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, अपने शयूख के साथ, अपने पीरों के साथ, अपने मसलक के साथ, अपने मदरसे के साथ। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इस वक्त जो है, किसी को ये बहुत बुरी भी लगेगी बात, हो सकता है आप जब ये इसको अपलोड करेंगे तो लोग खिलाफ भी हमारे बहुत बात करेंगे, लेकिन इसके पीछे इस वक्त माली फ़वाइद है। इस वक्त इसके पीछे माली फ़वाइद है। माली फ़वाइद से मुराद ये है कि अगर लोग कुरान के साथ, हदीस के साथ, हजूर के साथ जुड़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन लोगों की दुकानें नहीं चलेंगी। ये इन लोगों के झूठे सच्चे वाक़यात कौन सुनेगा? इनको तकरीरों के लिए बुलाएगा कौन? इनकी बातों के ऊपर वाह वाह और सुभान अल्लाह कौन कहेगा? अगर ये इतने ही अच्छे लोग हैं तो ये तकरीरों के पैसे क्यों लेते हैं? फिर ये नाते पढ़ने के पैसे क्यों लेते हैं? एक एक तकरीर और एक एक बुकिंग के, मैं सिर्फ एक मसला की बात नहीं कर रहा, ये जितने हमारे मसालिक हैं, यानी सुन्नी भी और शिया भी, सब लोग बिला तफरीक इल्ला माशाअल्लाह, मैं फिर अब उस तफरीद की तरफ या अफराद की तरफ नहीं जाता, इल्ला माशाअल्लाह कोई बंदा इससे बचा हुआ हो, मजमूई तौर पे ये सारे लोग इस बात के लिए हैं, मदारिस इस बात के लिए हैं कि चंदे इकट्ठे किए जाएं और उस चंदे से मोहतमिम साहब के पास अच्छी गाड़ी हो, मोहतमिम साहब का लाइफ स्टाइल जो है वो लग्जरी हो, और तकरीरें इसलिए हैं कि उसके नतीजे में पैसे आएँ, और तकरीरों में मर्ज मिसाला इसलिए है कि हमारी ऑडियंस कायम रहे और वो वाह वाह करती रहे और हमें पैसे दे, और दूसरों की तकफीर करने की और दूसरों का रद्द करने के लिए हमें ही बुलाती रहे और हमारी जज्बाती बातें सुन के हमारे साथ वो अटैच रहे। अब इसमें जिस बात की तरफ आपने निशानदेही की है, ये बाकी सोसाइटी में भी ऐसा ही है और मदारिस में भी है। इसमें मदारिस को कोई खसूसी हैसियत हासिल नहीं है। तनकीद ज़्यादा होती है ना, दाढ़ी वाला आदमी है, दीन की बात कर रहा है, मस्जिदों में मेहराब पर है, तो फिर वो माशरा उसको बर्दाश्त नहीं करता। वो तो यूनिवर्सिटी में हर चीज़ खुशी से वही चीज़ें खुशी से हो रही हैं, और आम सोसाइटी में भी बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात उसी तरह से हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बात है कि उससे ये बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक आदमी जिसको कुरान और हदीस के करीब हर वक्त रहने का मौका मिल रहा है वो इस तरह की कानूनी हरकत में मुलविस है। ये भी बुनियादी तौर पे फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन यानी जिस किरदार की तामीर ना होने की हम यूनिवर्सिटी में रोना रो रहे हैं ना, सेम वही किरदार मदरसे में भी तामीर नहीं हो सका। इकबाल ने कहा ना, उठा मैं मदरसा खान का से नमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। तो जैसे यूनिवर्सिटी है वैसे ही मदरसा भी है। इसमें कहीं किरदार नहीं सिखाया जाता, आपको कहीं पे इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं सिखाया जाता, कहीं पे आपको अपनी हकूक़ और फ़राइज़ को जो है वो उसकी पाबंदी करना नहीं सिखाया जाता। फिर यह है कि मदारिस के अंदर चूँकि उसको पूरा कंट्रोल हासिल होता है, यानी मैं आप कभी मदारिस में जाएँ, चूँकि मुझे इनके बहुत करीब रहने का और इनको देखने का मौका मिलता है, तो इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं ये हमारे मदारिस में पढ़ाने वाले लोग कि भाई जिस टीचिंग मेथड से इनके असातिज़ा ने इन्हें मार मार के तशद्दुद कर कर के पढ़ाया था, सेम वही टीचिंग मेथड इन्होंने दांतों से पकड़ा हुआ है। मजाल है जो किसी बच्चे को बैठ के मोटिवेट कर दें कि बेटा इसमें कुरान हिफ्ज़ करने में या इस तफसीर को पढ़ने में तुम्हारे लिए फ़ायदा है, वही मार मार के डंडों से यानी जंजीरों में जकड़ देते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया। ये इनके पास ये तो सुना था पहले होता है, लेकिन अभी भी ऐसा होता है। हाँ, अब ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस मौजूद हैं, बहुत अच्छे। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि मैंने बाकियों का नाम भी नहीं लिया, लेकिन सब लोगों को ये पता है कि ऐसे मदारिस मौजूद हैं जहाँ पे जिन्होंने शुरू कर दिया है, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को वाक़तन दुनिया के साथ चलना जो है वो सिखाया जा रहा है। अगरचे माजी में भी इस तरह के मदारिस, हमारे सरगोदा में भी इस तरह के मदारिस मौजूद हैं जो इत्तेहाद उम्मत के कायल हैं, और जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने इस तरह को वाक़या सुना नहीं है, जो सब मसाले की इज़्ज़त करना सिखाते हैं। लेकिन एक बात इन सब में कामन है और वो है जमूद। बस जो किताब है
उससे आगे सोचना नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन लोगों को मुआशी तौर पे इंडिपेंडेंस सिखानी चाहिए, इन लोगों को आम इंसानों की तरह रहना सिखाना चाहिए, इन लोगों को बुनियादी इंसानी अखलाकियात से आशना करवाना चाहिए, इन लोगों को इनके मकाम व मर्तबे से आशना करवाना चाहिए और उसके तकाज़ों को इनकी ज़िंदगी में अमली तौर पर ढालना जो है वो उसकी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी बड़ी दिलचस्प आपके साथ जो है वो सारी बातें जा रही हैं, सीखने का मौका मिल रहा है। मैं फिर मुख्तसरन अब अगली कुछ बातों को कवर कर लेंगे। स्कूलिंग पर बात कर लेते हैं। बच्चा, जिस तरह आप बार बार कह रहे हैं, नौजवान बदल गए हैं, नई नस्ल बदल गई है। अच्छा, अब जो बच्चे आ रहे हैं इनको तो हम जनरेशन अल्फ़ा कहते हैं, तो बहुत तेज़ जनरेशन है और मोबाइल और इंटरनेट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। स्कूलिंग जो है, असातिज़ा आप टीचर ट्रेनिंग से भी बचता है, जो अब बच्चे आ रहे हैं इनको क्या वही 10 साल या 15 या 20 साल वाला पढ़ाने का जो अंदाज़ था वो इफेक्टिव है, या इनके लिए कोई और पढ़ाने का अंदाज़ होना चाहिए, टीच करने का अंदाज़ होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो उस हवाले से कोई ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ हो रही हैं, इस पर काम हो रहा है? देखिए, एक बात तो ये तय है, असूली तौर पे हम इसको अगर बुनियाद से समझने की कोशिश करें कि हमने बच्चे को क्यों पढ़ाना है। हमने इसलिए पढ़ाना है कि जब ये बच्चा 20 साल में 22 साल में अपनी तालीम मुकम्मल करके सोसाइटी में जाए तो दोनों हवालों से, पहला अच्छा इंसान बने और दूसरा अच्छा प्रोफेशनल बने। जिस फील्ड में जाए बेहतरीन प्रोफेशनल बने, बेहतरीन इंसान बने। इसका मतलब ये है, अगर इसको हम मज़ीद खोलें तो हमने उसको तैयार करना है उसकी ज़िंदगी के चैलेंजेस के लिए, वो चैलेंजेस जो उसे 20-22 साल के बाद दरपेश होने हैं। अब इसके लिए तैयार करने के लिए फितरी तौर पे जब भी कोई बंदा बैठेगा और इस बात को समझना चाहेगा तो वो ये कहेगा कि एक ऐसा उस्ताद होना चाहिए जिस उस्ताद को इस बात का इदराक हो कि भाई आने वाले दिनों में इस बच्चे को ज़िंदगी में चैलेंजेस दरपेश कौन से हैं। इस वक्त प्रॉब्लम जो है, जो बुनियाद है इन सारी चीज़ों की, वो ये है, आप किसी उस्ताद से बिठा के पूछें, स्कूल में पढ़ाने वाले किसी उस्ताद से कि भाई आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं इनको आज से 10 साल बाद किस तरह के चैलेंजेस दरपेश होंगे, किस तरह के मसाइल से इनका वास्ता होगा, उस टीचर को पता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। जब मालूम नहीं है तो तैयारी काहे की। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जिस टीचिंग मेथड से उन्होंने पढ़ा था खुद, बस उसी को आगे जो है वो रेप्लिकेट कर रहे हैं। और खुद चूंकि एक सोसाइटी की तरफ से भी नंबर गेम का एक दबाव है और सारे स्कूल जो है वो अच्छे बुरे जितने भी बड़े छोटे सारे स्कूल हैं वो अपनी कामयाबी इसी को गिनवाते हैं, इसी के बैनर लगाते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने फ़लाँ मामले में ज़्यादा नंबर ले लिए, फ़लाँ बोर्ड में पोजीशन ले ली, ये हो गया वो हो गया। उन्होंने कभी बाकी मामलात को दरखोरे इतना ही नहीं समझा, उसकी स्किल बिल्डिंग को, ये इस तरह। तो अब जो प्रॉब्लम है वो ये कि इस उस्ताद को ये समझाने की ज़रूरत है कि जनाब अली, आपका ये काम नहीं है कि आप 19वीं सदी के टीचिंग मेथड को इस्तेमाल करके जो 20वीं सदी का बनाया हुआ करिकुलम है उसको आप 21वीं सदी के बच्चे को पढ़ा दें। आप अपने टीचिंग मेथड को भी अपडेट करें और अपने जो आपकी जो लेसन की डिलीवरी है और जो आपका अपना टीचिंग स्टाइल है उसको भी आप अपडेट करें। तो इसके लिए मजमूई तौर पे उस्ताद तैयार नहीं है, बहुत रिजिडिटी है। मैं गवादर से लेके गिलगित तक जाता हूँ, पूरे पाकिस्तान का इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ मैं ना गया हूँ टीचर ट्रेनिंग के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, पूरे पाकिस्तान में गया हूँ। और हर तरह के स्कूल, वो स्कूल 50,000 फीस वाले हैं मंथली या वो स्कूल 500 फीस वाले हैं मंथली, मुझे दोनों का एक्सपोजर है, दोनों के। वो आर्मी के स्कूल्स हैं या वो एलीट क्लास के स्कूल हैं या गली महल्ले के स्कूल हैं, हर एक का मुझे एक्सपोजर है। मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता है, उनसे इंटरेक्ट करने का, उनको बताने का, उनसे समझने का मौका मिलता है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मजमूई तौर पे रिजिडिटी हर जगह पे मौजूद है। अपने आप को, अपने टीचिंग मेथड को अपडेट करने पे कोई तैयार नहीं है और उसके अंदर कोई तब्दीली लाने पे तैयार नहीं है। लोग अपने उस एक्सपीरियंस को हरफ आखिर समझते हैं, वो प्रिंसिपल हो या टीचर हो, उसको हरफ आखिर समझते हैं और उसके अंदर कोई तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि मुसलसल बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर पढ़ता रहे। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, उससे आपको सारी सिनेरियो की समझ आ जाएगी। फिनलैंड जो है, फिनलैंड दुनिया के अंदर एजुकेशन के एतबार से बहुत टॉप के ममालिक में है। कभी वो टॉप पे होता है, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, कभी पहले पे होता है, तो यानी वो टॉप 3 में होता है। ठीक है। उसके एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए हमने वहाँ के कुछ जो है वो वहाँ ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया। वहाँ के लोगों ने हमें जो है वो ट्रेनिंग दी फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि भाई ये करते क्या है जिसकी वजह से दुनिया में टॉप पे है। दुनिया में अमेरिका है, दुनिया में चीन है, दुनिया में फ्रांस है, दुनिया में रूस है, दुनिया में इतने बड़े बड़े ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। इवन इजराइल है जिसके मुतल्लिक बड़ा है कि भाई वो बड़ी अपने यूथ को और अपने तालिब इल्मों को बड़ा जो है वो अपग्रेड करने की और उनको संवारने की कोशिश करते हैं। तो फिनलैंड ऐसा क्या करता है कि वो बाकियों से बाजी ले जाता है, छोटा सा मुल्क।
तो हमारी ट्रेनिंग होती रही। ट्रेनिंग से मुराद ये है कि हमें वो बताते रहे कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। उसमें उनके एजुकेशन के जो है वो बड़े बड़े नाम शामिल थे, उनकी मिनिस्ट्रीज़ के लोग थे। अच्छा। और मैं इस दौरान में ये देखता रहा कि कोई ये ऐसी बात बताएं जो हमारे मुल्क में नहीं है। मसलन मैंने उनकी बिल्डिंग्स को देखा तो मैंने ये समझा कि पता नहीं इनकी बिल्डिंग्स हमसे अच्छी हों, लेकिन बिल्डिंग भी हमारे जैसी थी। बल्कि बाज़ औक़ात हमारे कितने ही ऐसे स्कूल हैं जिनकी बहुत पर्पसबल बिल्डिंग है और बहुत अच्छी वहाँ पे हीटिंग कूलिंग का पूरा इंतज़ाम मौजूद होता है, टेम्परेचर कंट्रोल का। अच्छा, मैंने समझा कि भाई इनके टीचर जो है वो पत्नी PhD ये रखते होंगे, ये बड़े कोई, वो भी ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल मास्टर्स किए हुए लोग, और उनकी ट्रेनिंग करके वो उनको स्कूल्स में डिप्लॉय कर देते हैं। मैंने कहा भी शायद ये पता नहीं इनका कोई असेसमेंट का सिस्टम हो, ऐसा कोई ऐसा। तो मजमूई तौर पे मुझे कोई बड़ी उसमें डिफरेंस अपने और उनमें नज़र नहीं आया। ठीक है। उन पूरे 12 दिनों के अंदर एक डिफरेंस मुझे ये नज़र आया जो मैं आपके साथ, जिससे पूरी आपको कहानी समझ आ जाएगी। वो डिफरेंस ये था जब मुझे एक ट्रेनर ने हमें ये बताया कि हमारा टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद रोज़ाना 3 घंटे पढ़ता है। खुद रोज़ाना 3 घंटे वो टीचर पढ़ता है, तब वो क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाता है। तब मुझे समझ आई कि ये बात वो है। वो 3 घंटे में ब्लॉग्स पढ़ता है, वो 3 घंटे में वीडियोस देखता होगा, वो 3 घंटे में टीचिंग मेथड्स को अपडेट करता होगा, अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता होगा, बच्चों की साइकी को पढ़ता होगा, लर्निंग स्टाइल का मुताला करता होगा, क्या करता होगा वो। और रोजाना 3 घंटे। यहाँ तो पूरे साल में एक 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन हो जाए तो टीचर्स के लिए बैठना अजाब हो जाता है, मैनेजमेंट के लिए उसको अरेंज करना अजाब हो जाता है। तो वो रोजाना 3 घंटे पढ़ता है, तो कितना वो अपडेट होता होगा आप सोचें। और वो अपडेट जब इतना अपडेट होके क्लास में जाता होगा और फिर अगले दिन इतना अपडेट होके फिर अगले दिन इतना, तो उनको जो 6-7 टीचर पढ़ाते हैं रोजाना वो 18 घंटे तो खुद पढ़ते हैं। तो ये वो बुनियादी बात है जिसके अंदर हमारा टीचर लैग कर रहा है। आप अभी भी किसी बड़े से बड़े सरगोदा के स्कूल के पास चले जाएं, उनके टॉप के टीचर को लें जो 9th-10th को पढ़ाता होगा, वो जो अपने नोट्स दे रहा होगा ना, वो आज से 5 साल पहले के होंगे और उसने एक दफ़ा लिख लिए होंगे। और उसके ज़हन में भी यही था कि एक दफ़ा मैंने सवाल जवाब इसके बना लिए नोट्स, तो बच्चों वो कॉपी करवा लेना या मैं खुद तुम्हें कॉपी करवा के दे दूंगा, एंड दैट्स ऑल। वो इसको समझता है कि मेरी बड़ी कामयाबी है। बस एक दफ़ा किसी ने मेहनत कर दी है थोड़ी सी वो नोट्स बनाने पे, और वो कंपाइल मेहनत क्या की उसने, अपने हाथ से लिख दिए, कंपाइल कर दिए। अच्छा, जितनी MD कैट और E-कैट की जितनी तैयारी करवाने वाली अकेडमीज हैं सब इसी पैटर्न पे हैं। एक दफ़ा किसी ने सवाल जवाब बना दिए और वो उसको इल्ला माशाल्लाह थोड़ा बहुत 10% 15% कोई करे तो करे, बस उसी को रटवाते जा रहे हैं और बच्चे जो है वो मेडिकल में भी जा रहे हैं। इसमें जो है स्कूल्स भी एक बात कहते हैं, पेरेंट्स भी एक बात कहते हैं कि भाई हमारा जो तलीमी निज़ाम है उसमें डिमांड ही नंबर्स की है, बोर्ड में पोजीशन आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, इसको हम चेंज करेंगे, कोशिश करते हैं, फिर बच्चों की तालीम का नुकसान हो जाता है। इस तरह के बड़े बहाने और बड़ी दलीलें निकाली जाती है कि सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम के अंदर रहते हुए पेरेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए कौन सा दरमियानी रास्ता है, या इस पूरे सिस्टम को बुनियाद से ही चेंज करके कोई रिजल्ट निकलेगा? ये बात डिस्क्लोज करना शायद कोई बहुत अच्छा ना हो, लेकिन मैं इस बात को इसलिए डिस्क्लोज करता हूँ ताकि बात ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। मैं उसको थोड़ा कोशिश करूँगा कि लोग नॉमिनेट ना हो। हम एक रेगुलर डिग्री कर रहा था मैं एक यूनिवर्सिटी में। हमारी क्लास का जो गोल्ड मेडलिस्ट था, गोल्ड मेडलिस्ट, और उसी क्लास में एक ऐसा भी था कि जिसको हमने टीचर के पास जाके टीचर की थोड़ी मेहनत तरला करके उसको अच्छा ग्रेड दिलवाया ताकि वो उसका जो वो डिग्री फ्रीज ना हो जाए, चूँकि वो एक जो बॉटम लाइन थी उससे भी नीचे उसका CGPA आ रहा था। 3-4 साल के बाद मैंने ये कोशिश की कि भाई ज़रा पता तो करूँ कौन कहाँ पे है। वैसे तो रब्ता रहता था, लेकिन ये जानने के लिए कि भाई कौन इस वक्त अपने मुआशी सूरत हाल के हिसाब से कहाँ पे है। आप यकीन करेंगे ख़यार भाई कि वो आदमी, मैं हैरान रह गया, वो आदमी जो गोल्ड मेडलिस्ट था वो 4 साल बाद भी बेरोज़गार था, बेरोज़गार। और वो आदमी जिसको हमने जाके बहुत मेहनत तरला करके उसकी यानी पास करवाया था, उसकी पर आवर इनकम सबसे ज़्यादा थी। ये बात अब वालिदैन को समझनी चाहिए। ये मैं अपनी बीती आपको बता रहा हूँ, अपनी क्लास फेलोज़ की आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए कि 2-3 ऐसी डिग्रीज़ हैं, 2-3 ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे अब नंबर गेम की कदर रह गई है। उनमें टॉप पे मेडिकल है कि भाई आपके नंबर होंगे, आपको मेरिट बनेगा, उस मेरिट के नतीजे में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरिट बनेगा, मेरिट के नतीजे बाकी। और उसके बाद भी ये सिर्फ इतना की, बाकी जितने डिसिप्लिन हैं उनमें नंबर से ज़्यादा आपकी सलाहियत का अमल दखल है। अमली ज़िंदगी के अंदर नंबर की अहमियत सिफर है, सिफर अखियार भाई, सिफर। मैं इस सिफर इसलिए कह रहा हूँ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर गेम है ना, मेडिकल के अंदर। सरगोदा शहर के अंदर अगर 1000 डॉक्टर है ना,
डॉक्टर तो सारे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के सारे ही ग्रेजुएट हैं, सबको डिग्री तो सेम है, फिर कोई अपनी अपनी फील्ड में वो FCPS सब ने किया हुआ। अच्छा, अगर 1000 डॉक्टर हैं, मैं आपसे पूछूं कि कितने मशहूर डॉक्टर हैं, तो 5, 6, 7 पे जाके आपकी फहरिस्त खत्म हो जाएगी, हालांकि आप सारा दिन शहर को देखते भी रहते हैं। मैं उनका को बहुत मैं जोर लगा लूंगा तो 10 से ऊपर का मैं नाम नहीं ले सकूंगा। इसी शहर में डॉक्टर हैं, बोर्ड लगे हुए हैं और पूरी अपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। और अगर इससे आगे बढ़ के मैं आपको कहूं कि कोई ऐसा डॉक्टर बताएं जिसका नंबर लेने के लिए आज हम नंबर लेने के लिए फ़ोन करें तो 1 महीने बाद का नंबर मिलेगा, तो शायद एक डॉक्टर भी ना हो सरगोधे में। हफ्ते का कहेंगे तो आपके ज़हन में 1-2 डॉक्टर आ जाएंगे, हफ्ते बाद का नंबर मिलता है, वो भी FCPS हैं, वो भी MBBS हैं, और वो भी MBBS और FCPS है जो सारा दिन वेला बैठा रहता है और उसके पास कोई मरीज ही नहीं आता। उसने रट्टा लगा के डिग्री कर ली है लेकिन वो डॉक्टर बनने वाला नहीं था, उसके अंदर सलाहियत ही नहीं है, वो मरीज को चेक करता है, वो तशखीस ही नहीं कर पाता इसको प्रॉब्लम क्या है। और उसके मुकाबले में वो भी डॉक्टर है जो मरीज़ को देखता है, उसको समझता है, दवाई देता है, और वो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से उसको शफा होती है, और फिर वो जाके 10 बंदों को बताता है कि ये अच्छा डॉक्टर है, और फिर आप उसका नंबर लेने जाएं तो 7 दिन बाद का नंबर मिलता है। तो ये सलाहियत का अमल दखल उसकी अमली ज़िंदगी में भी है। वो भी इंजीनियर है जो सारी ज़िंदगी जो है वो किसी छोटी सी कंपनी में अपनी जो है वो लाइफ गुजार देता है, और वो भी इंजीनियर है जो थोड़ा सा तजर्बा लेके फिर अपनी एम्पायर खड़ी कर देता है। तो अमली ज़िंदगी में तो नंबर की अहमियत सिफर है। एजुकेशन के अंदर नंबर की अहमियत थोड़ी बहुत मौजूद है, वो भी यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई नहीं है। CGP आपने डिग्री कर ली, मुझसे आज तक किसी बंदे ने मेरे नंबर नहीं पूछे। मैं आपको बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं रहा नंबर के एतबार से कभी, लेकिन नंबर क्या, मैंने जितनी जगह जॉब की मुझसे कभी किसी ने ओरिजिनल डिग्री भी नहीं मांगी। मैंने किसी को इंटरव्यू में कह दिया मैं MSc हूँ, उसने कहा ठीक है होंगे, आप बताएं काम क्या कैसे करेंगे। मैंने किसी को कह दिया मैं MPhil हूँ, कहा ठीक है होंगे। यानी किसी ने कभी मुझसे डिग्री तक ओरिजिनल नहीं मांगी। तो ये बिल्कुल इसकी कोई अहमियत नहीं है। सलाहियत की अहमियत है, और सलाहियत भी कौन सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसकी अहमियत है, क्रिटिकल थिंकिंग इसकी अहमियत है, रिलेशनिंग जिसे हम इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं उसकी अहमियत है, डिसीजन मेकिंग इसकी अहमियत है। वो सलाहियत है जो अमली ज़िंदगी में आपको चाहिए। एकेडमिया नहीं सिखा रहा, आप खुद अपने बच्चों को सिखा लें। और ये सारी चीज़ें उन्हीं चीज़ों से आती है ना कि सोसाइटीज़ में बंदा जाए, तलबा एक्टिविज्म की तरफ जाए, को करिकुलर की तरफ जाए, तो उनसे ये चीज़ें सारी ऐड होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, 1-2 सवाल का आखिर तक अपनी बात मुकम्मल करते हैं। वालिदैन आजकल अपने बच्चों की तरबियत के वजह से बड़े परेशान नज़र आते हैं। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चों में बड़ा गुस्सा आ गया है, बड़ा अग्रेशन आ गया है, बदतमीज़ हो गए हैं बच्चे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये कार्टून और स्क्रीन कंटेंट की वजह से, मोबाइल एडिक्शन की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। वालिदैन की तरबियत में क्या चैलेंजेस हैं, और अब जो बच्चे आ रहे हैं इनकी तरबियत किस तरह होनी चाहिए, और कौन से डूज एंड डोंट्स अगर आप 2-3 बताएं कि ये करना चाहिए बच्चों के साथ और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको समराइज़ कीजिएगा। इसमें एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि ना तो बिल्कुल ऐसा है कि आप बच्चों को छोड़ दें और वो जो मर्जी करें, और ना ऐसा है कि आप उनको बिल्कुल जो है वो बंद करके रखें। इस बात को आसानी के लिए ऐसे समझें जैसे कोई बिजली की तार होती है ना, तो उसके अंदर फिर 2 तारें होती हैं। एक आसानी के लिए हम कहते हैं कि ये ठंडी तार है, ये गर्म तार है। तो बच्चों की तरबियत में भी दोनों तारें लगानी पड़ेंगी आपको, ठंडी तार भी लगानी पड़ेगी और गर्म तार भी लगानी पड़ेगी। गर्म तार ये है कि आप उनके लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशन, असूल घर में वज़ा करें, और उसकी फिर वो बच्चा पाबंदी करे। वो उस बच्चे का शेड्यूल हो रोज़ाना का, वो उसका स्क्रीन टाइम हो रोज़ाना का, वो घर में बात करने का तरीका सलीका हो, वो खाने के औकात हों, वो पढ़ाई के औकात हों, उसका ड्यूरेशन हो। ये वो चीज़ें हैं जो असूल व ज़वाबित आप बनाएंगे और इसकी पाबंदी करवाएंगे, ये गर्म तार होगी। ठंडी तार ये है कि आप बच्चे से बातचीत करें। मैं इसको कहता हूँ कि क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ गुजारें। रोज़ाना की बुनियाद पर वालिद जो है वो एटलीस्ट आधा घंटा बच्चे के साथ बैठे, उससे बातचीत करे, वो उसने दिन कैसा गुजारा, उसका दिन कैसा गुजरा, फिर उसी दौरान में वो उसे वाक़यात सुनाए इस्लामी तारीख़ के, उसी दौरान में वो उसे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अटैच करे, कुरान के साथ अटैच करे, अल्लाह ताला के साथ अटैच करे, और उसी दौरान में वो जो अपनी ख्वाहिशात रखता है बच्चे के मुतालिक वो उसे बताए, और उसको इस तरह से बताए कि वो उनको फिर बच्चा जो है वो आइडियलाइज़ करे एक तरह से, या उसके लिए खुद से तैयार हो। मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप उसके ऊपर ये बात ठोसें कि तुमने डॉक्टर बनना है और मैं तुम्हें डॉक्टर ही बनाना चाहता हूँ, उसकी बजाय आप उसे ये कहें कि मिसाल के तौर पे आज मैं एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ मैंने एक डॉक्टर साहब देखे, बड़े अच्छे सूट पहना हुआ, गले में स्टेथोस्कोप लटकाई हुई है, सब लोगों ने डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो मेरा दिल किया कि मेरा तैमूर भी ऐसा बने तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो तैमूर के ज़हन में आपने इनडायरेक्टली ये डाला कि मेरे वालिद की इस बारे में क्या ख्वाहिश है, तो आप जो उसे करवाना चाहते हैं, फिर इसी तरह आप उस बंदे को उससे मुलाकात के लिए लेके जा सकते हैं।
डॉक्टर साहब से टाइम लें। हमने एक दफ़ा ये किया और उसका बड़ा अच्छा तजर्बा अच्छा हुआ ये कि हमने हमारे एक दोस्त थे, उनके 2 बच्चे थे, हमने एक डॉक्टर साहब से पर्ची ली उनकी, जिनको हम समझते थे कि ये अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी हमने बाकायदा पर्ची ली। और जब हम उन दोनों बच्चों को लेकर अंदर गए, डॉक्टर साहब ने कहा जी क्या मसला है? हमने कहा जी मसला कोई नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ी देर यहाँ बैठें और वो आपको काम करते देखें, बस इतनी सी बात है। अच्छा, वो डॉक्टर के लिए बड़ी अजीब बात है, इसलिए कि वो सारे दिन तो वो मरीज देख रहा था, तो उसके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो था कि मुझे बच्चे जो है वो ऑब्जर्व करने आए या आइडियलाइज करने आए। तो उसने बच्चों को बड़ा अच्छे तरीके से डील किया जा रहा है, वो भी एक पढ़ा लिखा आदमी था। उसने उनको बकअप किया कि बहुत अच्छा जी, आप मेरे क्लिनिक पे आए, मुझे बड़ी खुशी। उसने उन्हें गिफ्ट भी दिए और फिर जाते हुए वो फीस भी हमें वापस कर दी। उस थोड़ी सी देर में उन बच्चों ने जो मोटिवेशन हासिल की, वो वालिद की कितनी हिस्टोरियों के ऊपर और कितनी ही जो है वो उस मोटिवेशन के ऊपर भारी थी। तो इसलिए बच्चों को आप कुछ असूल ज़वाबित तय करें घर में और उसका उन्हें पाबंद बनाएं, और बाकी जो दूसरा रास्ता है वो रोज़ाना उनके साथ कुछ टाइम गुजारें और उस टाइम के अंदर उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें। और अगर कुछ समझाना है तो इसके लिए जो साइकोलॉजी के अंदर लिखे हुए हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं, जिस वक्त बच्चा जो है वो कुछ समझने के लिए तैयार होता है, उन औकात को आप याद रखें। जब कोई बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पे बात को समझने के लिए तैयार होता है, उस वक्त आप, बच्चे ज़िद क्यों करते हैं इस बात को भी समझना चाहिए कि ज़िद वो उस वक्त करते हैं जब उन्हें लगता है कि मेरी बात को इलॉजिकली जो है वो उसको डिनाई किया जा रहा है। तो आप किसी वक्त में अगर बच्चों को सारा दिन डांटते रहते हैं, जब वो पूछते हैं ना 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 करते रहते हैं, तो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। तो आप उनको उस टाइम पे समझाएं जो टाइम उस बच्चे की ज़हन में बात को बिठाने के लिए एक फितरी वक्त हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये वो वक्त हो सकता है जब बच्चे सोने के लिए बेड पे जाते हैं वालिद के पास, आप उन्हें थोड़ी देर अपने पास बुला लें, उनके सर को बालों को सहलाएं और उन्हें जो बात आप कहना चाहते हैं अच्छे मोहब्बत के अंदाज में कह दें। इसकी मिसाल ऐसे हम ले सकते हैं कि जो हमारी नानी दादी ने हमें कहानियाँ सुनाई थी सोते वक्त, वो आज भी हमें याद है। तो उसकी वजह यह है कि वो उस वक्त उसने जो थोड़ी बहुत बात करके तो या वो एक दिलचस्पी के अंदाज में हमें बात समझाई थी, वो आज तक रह गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों हवालों से आप अगर बच्चों को डांटे ना उन्हें, लेकिन ये है कि कुछ असूल ज़वाबित बनाएं और उनके मशवरे से बना लें वो, और घर में उसको लिख के बेशक आप बेडरूम में लगा भी लें, और जब उसकी खिलाफवर्जी करे बच्चा तो उसको रेफ़र भी करें कि ये देखें ये आपने खिलाफवर्जी की, हालांकि आपने खुद वादा किया था कि मैं इस टाइम पे ये काम करूँगा। और साथ में आप ठंडी तार उसको ये लगाएं कि कुछ कामों के ऊपर रिवार्ड भी रख दें। मिसाल के तौर पे आप उसे कहते हैं कि आप ये सूरत याद करते हैं, तो इस सूरत के याद करने से ये जो आप कह रहे थे ये मैं चीज़ आपको ले दूंगा, इस सूरत का आप तर्जमा पढ़ लें, ये आप ये काम कर लें। आप यानी इवन मैं नंबर्स के हवाले से भी कह दूँ अगर, तो उसमें भी आप कुछ उसके लिए रिवार्ड रख लें। अच्छे बिहेवियर के ऊपर रिवार्ड रख लें। आप उसे कहेंगे भाई आप पूरी 5 नमाज़ें पढ़ेंगे और पूरे वीक पढ़ेंगे तो उसके बाद ये मैं आपको इनाम दूंगा, ये फलां जगह लेके जाऊंगा। तो इस तरह से आप उसे जो है वो उसके बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। ये बिखरी ढेर सारी बातें हैं, इसको ज़ाहिर है कि एक नशिस्त में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा इसके ऊपर सोचना शुरू करे तो नेट के ऊपर भी बेशुमार मवाद इसके ऊपर पड़ा है। फिर अल्लाह ताला ने खुद इंसान को इतनी अकल फ़हम शऊर दिया होता है कि वो रास्ते जो है वो वल्लज़ीना जहादू फ़ीना लनहदियन्नहुम सबुलना। अच्छा, आखिरी सवाल है जी, आपका ताल्लुक एक सियासी पार्टी से भी है, आप लॉयर भी हैं, आप एजुकेशन से भी वाबस्ता हैं, PhD डिग्री होल्डर हैं, ट्रेनिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं। सियासतदान तो अमूमन इस तरह के नहीं होते कि उनका इतनी चीज़ों से ताल्लुक और बिलखसूस इल्मी चीज़ों से ताल्लुक। हमारे यहाँ एक परसेप्शन है। किस सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक है और उस सियासी पार्टी का एजेंडा क्या है, कुछ हमें बता दें मुख्तसरन, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। मेरा ताल्लुक जी जमात इस्लामी से है और मुझे फ़ख्र है कि मेरी पार्टी जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दयानतदार और बासलाहियत लोगों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में जितने भी फ्रॉड की लीक्स आई हैं, वो अभी जो रिसेंट दुबई लीक्स हैं या इससे पहले जितनी लीक्स थी, किसी लीक्स में हमारा नाम नहीं है, मेरी पार्टी के किसी लीडर का नाम नहीं है। जितने लीडरशिप हमारी रही है वो सारी की सारी जब कभी सेनेट में या ऐवान बाला में या ऐवान ज़ेरी में या सूबाई असम्बलियों में या वजारतों में रही है, बिल्कुल क्लीन हैंडेड। उनके मुखालफिन भी इस बात का जो है वो करते हैं एतराफ़ के बिल्कुल क्लीन हैंडेड लोग हैं। तो मुझे इस बात के ऊपर फ़ख्र है कि मैं ऐसी पार्टी में हूँ कि जहाँ पे दयानतदार लोग हैं। एक दूसरे जो मैंने बात कही कि बासलाहियत लोग हैं, इतने बासलाहियत कि जब हमारे पास कहीं भी इवन जुज़वी इक़्तिदार आया है तो इतना बड़ा डिफरेंस हमने क्रिएट किया है कि उसके नतीजे में आने वाले लोगों के लिए भी इतनी आसानी पैदा होगी। मैं 2 मिसालें सिर्फ आपको दूंगा। कराची के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो उस गवर्नमेंट में
हमें जो बजट मिला वो 4 अरब का था, और जब हमने बजट छोड़ा तो 40 अरब का था। और उन 5 सालों में हमने पूरे कराची को डेवलप भी किया, सारी सड़कें बनाई, कॉलेजेस बनाए, स्कूल बनाए, पार्क्स बनाए। इसी तरह केपी के अंदर जब हमारे साबिका अमीर थे सिराजुल हक साहब, जब वो वज़ीर ख़जाना थे, तो जब वो आए थे तो जो कर्ज़ की रकम थी, जब वो गए हैं तो उस कर्ज़ की रकम को ना सिर्फ ये कि 5 सालों में कोई कर्ज़ नहीं लिया नया, किसी से भी नहीं लिया कोई कर्ज़ नया, बल्कि उसको भी उल्टा वापस करके गए जो किसी और ने लिया हुआ था, और कर्ज फ्री उसको सूबा बना दिया। और इसके अलावा बेशुमार इकदाम गिनवाए जा सकते हैं। तो मेरी पार्टी सबसे बासलाहियत और सबसे दयानतदार लोगों पर मुश्तमिल है, और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम, आदलाना निज़ाम लाया जाए जिसके नतीजे में तरक्की हो, जिसके नतीजे में डेवलपमेंट हो, जिसके नतीजे में लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो, महंगाई कम हो, सड़कें बने, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बने, आला तालीम के दरवाज़े खोलें, ख़वातीन को उनके हकूक़ मिले, ख़वातीन को विरासत में हिस्सा मिले। और ज़िमनन मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि हमारी पार्टी किसी ऐसे बंदे को इलेक्शन में टिकट नहीं देती जो अपने बहनों को जिसने विरासत में हिस्सा न दिया हो। अच्छा। इस हद तक जो है वो हम ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन का निज़ाम आए, पाकिस्तान एक दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे गिना जाए, और ये सब तब हो सकता है जब हम इस्लाम के सुनहरी असूलों को इस पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, अपना किरदार पेश कर रहे हैं। अभी तक अवाम को समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ नहीं आई तो अवाम भुगती भी है उसको, अगरचे हमारा दिल नहीं करता उसको, उनके भुगतने को, देखने को, इस महंगाई वगैरह को, लेकिन बहरहाल अवाम उसको भुगती है। हमारे आप इदारे देखिए तो खिदमत फाउंडेशन जैसा इदारा हमने बनाया जिसके पूरी दुनिया में एक मिसाल है, वेलफेयर के अंदर, रिलीफ के अंदर, यतीमों की कफ़ालत के अंदर, बेवाओं की खबरगिरी के अंदर, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम जो है वो चलाते हैं। और इसी तरह हम जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा को आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखें, कितने नौजवानों की तरबियत की, उनके अखलाक को संवारा, उनके किरदार को संवारा, उन्हें मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाई, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिखाई, और उनको माशरे का एक कारआमद जो है वो शहरी बनाया। तो हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम आए फलाह बहबूद का जिसकी दुनिया में मिसाल दी जा सके। और ज़िमनन में आपको ये बात बता दूं कि जमात इस्लामी के अंदर हर मज़हब का, हर फ़िरके का, हर मसलक का आदमी आ सकता है। अच्छा। जमात इस्लामी हर उस बंदे को मुसलमान समझती है जो अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन रखता है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबुव्वत पे यकीन रखता है, जो आखिरत पे, कुरान मजीद पे यकीन रखता है, हम उसको मुसलमान समझते हैं। और वो किसी भी मसलक से हो, वो किसी भी इमाम को फॉलो करने वाला हो, वो इमाम अबू हनीफ़ा को फॉलो करने वाला हो, वो इमाम मालिक को फॉलो करने वाला हो, वो इमाम शाफ़ी को फॉलो करने वाला हो, वो इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करने वाला हो, या वो इमाम जाफ़र सादक को फॉलो करने वाला हो, ये सारे हमारे इमाम हैं, ये सारे अल्लाह के नेक लोग थे, इन सब ने दीन की खिदमत की। जिसको भी वो फॉलो करता है, जमात इस्लामी में कोई फ़िरका वारियत नहीं है, जमात इस्लामी में कोई ऊंच नीच नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है और हमारे यहाँ है, वो है जमहूरी अक़दार, कि हम कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक मशावरत पे यकीन रखते हैं। हम कोई छोटा सा भी फैसला करते हैं तो मशावरत में करते हैं, और पार्टी का बड़े से बड़ा फैसला जो पार्टी का अमीर या प्रेसिडेंट, सेंट्रल प्रेसिडेंट बनाने का फैसला है, वो भी मशावरत से करते हैं। हमारे मशवरे से पाकिस्तान का अमीर बनता है। और आपको पता है कि पहले 3-4 महीने पहले तक हमारे अमीर थे सिराजुल हक साहब, और अभी तकरीबन 1.5 महीना हुआ है हमारे नए अमीर बने हाफिज़ नईम रहमान साहब। तो इस पार्टी के अंदर एक मिडिल क्लास का वो आदमी जो अच्छा सियासतदान हो, जो अच्छे अखलाक का हामिल हो, और जो बासलाहियत हो और मुल्क की तरक्की पे यकीन रखता हो, वो इस पार्टी में आए, जद्दोजहद करे, और ऐन मुमकिन है कि वो इस पार्टी का सरबराह बन जाए। बाकी जितनी फैमिली लिमिटेड कंपनीज़ हैं या मसालक की बुनियाद पर बनी हुई पार्टीज़ हैं, उनमें इस बात का तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता। तो ये मेरी पार्टी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारी पॉडकास्ट में आए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस भी इससे बहुत ज़्यादा लर्न करेगी। इंशाल्लाह कुरान क्लब के प्लेटफॉर्म से हम इस तरह तालीम से, सियासत से और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को बुलाते रहेंगे। हमारे साथ इंशाल्लाह शामिल रहिएगा, हमारे पेज के साथ कनेक्ट रहिएगा। आपको इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। मुझे अखियार अहमद को और मोहतरम डॉक्टर फजल इलाही वान साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।